एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है ये आप लोगों का। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में कैसे आया था, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उसके बारे में सब कुछ कवर अप कर लिया था। उस वाली वीडियो को आप लोगों ने काफी प्यार दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि अब ये नेशन की भावना हम इंडियंस में कैसे आई उसको भी तो जानना उतना ही जरूरी है ना। तो चलिए अपने देश के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता है बच्चा कि आप लोगों का वर्ल्ड वॉर 1 से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जरा एक बार रिकैप करो, मुझे ये बताओ कि आखिर वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक हुआ। आपको ये वो पता होगा 1914 टू 1918 तक जो है हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, इंडिया में ये वर्ल्ड वॉर कहां से आ गया बीच में, क्योंकि जरा समझो क्या एक चीज बहुत सिंपल सी भाषा में मुझे बताओ, क्या दोनों ही वर्ल्ड वॉर में से कोई किसी में भी इंडिया किसी का पार्ट रहा है, हाँ या ना। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, एक बार वीडियो को स्टॉप करके, कि क्या वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में इंडिया पार्ट रहा है, क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे नहीं। तो देखो इंडिया ने डेफिनेटली इसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज इंडिया उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर, वो लोग हम हमारे ऊपर राज करते थे। और इस तरह उन्होंने इंडिया के लोगों को दोनों ही वॉर्स में घुसाया है, चाहे उससे इंडिया को कोई बेनिफिट हो या ना हो, बट बेसिकली उन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारा उस टाइम पे यूज किया था, हमारा उस टाइम पे इस्तेमाल किया था। ठीक है जी। अच्छा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आखिर जो इंडिया है वो दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स का पार्ट रहा है। अच्छा, अब हम कहते हैं भाई कौन कौन सी कंट्रीज वैसे जो इसके अंदर इंक्लूड थी, इन्वॉल्व थी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ कंट्रीज है ग्रीन वाली यहाँ पर, एंड इधर की तरफ आपका यूएसए भी यहीं पर पड़ जाएगा, इटली जापान वगैरह आपका पड़ जाएगा। कहते हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान, ये एक तरफ हुआ करती थी, और दूसरी तरफ जो आपकी छोटी कंट्रीज है, फॉर सपोज जर्मनी है, ये ऑस्ट्रो हंगरी का एम्पायर है, यहाँ पे आपका बुल्गारिया है, यहाँ पे ये आपका, या फिर ये जो रेड वाला ये वाला ये आपका ऑटोमन्स है, ये सब जो है किसका पार्ट थे, आपका जो है सेकंड वाला पार्ट, यानी कि सेंट्रल पावर यहाँ पर ये हुआ करते थे। बेसिकली उस टाइम पे जो आपका वर्ल्ड था वो 2 पावर्स में बटा हुआ था, एक थी अलाइड पावर्स और एक थी आपकी सेंट्रल पावर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब कहते हैं यहाँ पर इसके अंदर ये वाली कंट्री इंक्लूड थे, मैंने कहा इंडिया इंक्लूड था, बिल्कुल इंक्लूड था, चाहे वो इनडायरेक्टली हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है अभी आप लोगों को, ऑटोमन्स का मैंने यहाँ पे नाम लिया था। प्लीज जरा ये ऑटोमन्स यहाँ पे याद रखना, क्योंकि अभी आप ऑटोमन्स के बारे में पढ़ने वाले हो, तो आप लोग एक जरा ये बात याद रखना कि सेंट्रल पावर में, यानी कि ऑटोमन्स का इसमें भाग रहा था। ऑटोमन्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, और ये चीज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी कहीं ना कहीं देखी थी। अच्छा, अब आखिर इस चीज का इंडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जब ये वॉर वो सब लोग आपस में लड़ रहे थे, इंडिया उनकी कॉलोनी थे, तो वो भी ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, तो आखिर अब इस वॉर का होने का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडियंस पे। देखो मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि चाहे कोई भी वॉर में जीते या हारे वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट जो भी कंट्रीज है वॉर में इन्वॉल्व होती है ना, हर कंट्री का सोशल रूप से, पॉलिटिकल तरीके से, इकोनॉमिक रूप से हर एक कंट्री का उसमें नुकसान होता ही होता है कहीं ना कहीं। तो वही वाली बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर मैंने यहाँ पर ये बोला कि इंडिया इसके अंदर था, अगर इंडिया इंक्लूड था, पहली चीज आप जरा एक बार ये बात समझो कि इंडिया की यानी कि जो आर्मी है उसको फीड कराना पड़ेगा। आर्मी के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब जब ये सारा का सारा जो भी खाना प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये सारा खाना आर्मी के पास जाएगा तो लोगों के लिए खाना बहुत कम बचेगा। अगर यानी कि सप्लाई जो है खाने की अब वो कम होगी, तो प्राइसेस क्या होंगे खाने के, वो बढ़ जाएंगे। तो वही बात हमने यहाँ पर बोली है कि जो भी यहाँ पे एसेंशियल्स, जो भी एग्रीकल्चर चीजें थी, उन सबके प्राइसेस जो है वो बढ़ गए थे। दूसरी बात यहाँ बोल रहे टैक्स को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि क्या कर रहे उन्हें मिलिट्री कैंपेन्स करने हैं, उनको यहाँ पे और पैसा खर्च करना है, तो कहां से वसूलेंगे, वो टैक्सेस हम लोगों से ही वसूलेंगे। तो उन्होंने उस टाइम पे टैक्सेस को बहुत बढ़ा दिया था। इवन आप सोचो कि जब उन्हें आर्मी से ही काम निकलवाना है, तो जो पैसा अब आर्मी पे खर्च हो रहा है, जो पैसा मिलिट्री के इक्विपमेंट्स पे खर्च हो रहा है, वो और ज्यादा कर दिया गया। ये बेसिकली डिफेंस पे जो एक्सपेंस करना था उनको, अब डिफेंस करने पे उन सब एक्सपेंडिचर को जो उन्होंने बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया था। अच्छा, उस समय पे बहुत ज्यादा भुखमरी आ गई थी, क्रॉप फेल हो गई थी, हार्वेस्ट बेकार हो गया था,
तो अलग प्रॉब्लम हो गई। प्लस उस टाइम पे प्लेग का एपिडेमिक फैल गया था, बीमारी फैल गई थी, तो लाखों उस टाइम पे डेथ हो गई, 12-13 मिलियन समथिंग, यानी कि बहुत लॉस हुआ उस टाइम पे। ऑल्सो यहाँ पर कहते हैं कि ब्रिटिशर्स की आर्मी में बहुत सारे इंडियंस को फोर्सफुली उसके अंदर डाला गया था, उसके अंदर रिक्रूट करा गया था कि भैया तुम भी चलो, सब कुछ छोड़ो और जो है यहाँ पे तुम जो है आर्मी के अंदर चलो, हमारे लिए लड़ाई करने चलो। अच्छा जी, अब जब ये सब चल रहा है तो लोगों को ये तो पता है कि हाँ जी हमारा नुकसान हो रहा है, हम लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा, बट उन लोगों के पास ना कोई ऐसा इंसान नहीं था जो कि उनको सही तरीके से गाइड कर सके, और उस इंसान के रूप में आते हैं हमारे गांधी जी। बेसिकली जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे तो आप लोगों को ये चीज पता होगा, साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कलर के बेसिस पे जो भेदभाव होता था काले और गोरे का, अमेरिकन वर्सेस अफ्रीकन वाला, उसमें उन्होंने वॉर बेसिकली एक सत्याग्रह किया था, मास मूवमेंट किया था। और उसी वाले रिवोल्ट से या उसी मूवमेंट से गांधी जी यहाँ पर जब अफ्रीका में थे उनको ये पता तो था कि हाँ जी इंडिया में क्या क्या चल रहा है। और जब वो बहुत सालों बाद इंडिया लौटे फाइनली 1915 में, तो यहाँ पे आके उन्होंने बहुत अच्छे से पहले यहाँ का ब्यौरा करा, यहाँ पर क्या चल रहा है, ब्रिटिशर्स कहाँ पे क्या चीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आते ही उन्होंने वॉर करना या मूवमेंट करना शुरू कर दिया नेशनल रूप से, नहीं, धीरे धीरे करके पहले उन्होंने 1-2 साल उन्होंने ब्यौरा करा, जाना पहचाना हर जगह पर क्या चल रहा है, वहां पर क्या प्रॉब्लम है, वो हर जगह गए। यहाँ से आने के बाद मतलब बेसिकली इंडिया में आने के बाद वो हर जगह गए। अच्छा, तब ये उनकी पिक्चर है वहां पर साउथ अफ्रीका की, मैंने यहाँ पे लगा रखी है, देखो उस टाइम पे वो कितने चेंज थे, बिकॉज उस टाइम पे यंग थे वो, तो वहां पर ये इंग्लैंड भी जब गए हुए थे तो उसका भी यहाँ पर था, तो वो यहाँ पर थे। अच्छा जी, अब यहाँ पर कहते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तो क्योंकि अफ्रीका से वो लोग वो सत्याग्रह लॉन्च करके आए थे, वहां पर उन्होंने उसकी स्थापना कर दी थी। सत्याग्रह बेसिकली आप नाम समझो उसको, सत्या आग्रह, यानी कि सत्या के लिए आग्रह करना, सच की लड़ाई लड़ना, लेकिन नॉन वायलेंस करते हुए। ये आइडिया जो है ये अफ्रीका से यहाँ पर लेकर आए थे। अच्छा, अफ्रीका में ही उन्होंने ये देखा था कि बैटल से ज्यादा सही रहेगा मास मूवमेंट करना। वो कहते थे कि मास में बहुत ताकत है, अगर सब लोग एक साथ हो जाए तो हमें बहुत ताकत है कि कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उस चीज में बहुत विश्वास रखते थे। और उन्होंने तभी यहाँ पर जो इन दोनों ही बेसिस पे इंडिया में सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। अच्छा, उन्होंने ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आते ही नेशनल रूप से करना शुरू कर दिया हो, बिकॉज एज अ बिल्कुल लोगों के लिए वो नए पर्सन है, तो उनकी बात कौन मानेगा। अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ आके रिवोल्ट करना है तो कौन करेगा, क्यों करेंगे वो रिवोल्ट, उन्हें क्या पता है कौन है क्या नहीं है, क्या चीजें हैं, नहीं। तो उन्होंने पहले क्या करा, उन्होंने छोटे छोटे रीजन से शुरुआत करी, और उन छोटे छोटे रीजन से शुरुआत करके उन्होंने सबसे पहले 3 सत्याग्रह बेसिकली लॉन्च करे। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज रिमेम्बर। सबसे पहला जो उन्होंने रिवोल्ट किया बच्चा, वो आपका किया चंपारण, उसके बाद किया खेड़ा, एंड उसके बाद किया अहमदाबाद के मिल स्ट्राइक। चंपारण बेसिकली आपका बिहार में है, खेड़ा और अहमदाबाद जो आपका गुजरात में है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या किया, क्यों किया ये रिवोल्ट, उसको जानना जरूरी। कहते हैं चंपारण सत्याग्रह बेसिकली क्या था, चंपारण का जो सत्याग्रह किया उन्होंने वो बिहार में किया, और वो क्यों किया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया के प्लांटर्स को, इंडिया के फार्मर्स को उन लैंड पर इंडिगो ग्रो करने के लिए कहते थे। इंडिगो यानी कि नील, जो घर मम्मी नील यूज करते हैं कपड़ों में, वो नील ग्रो करने के लिए कहते थे। पहली चीज तो आखिर वो यहाँ पे ग्रो करने के लिए क्यों कह रहे हैं, अपने इंग्लैंड में क्यों नहीं ग्रो करा रहे, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ब्रिटेन के क्लाइमेट से अलग है। इंडिया में जो नील ग्रो होता है बहुत डार्क कलर का हुआ करता था, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अलग है। अगर आप लोग हल्का सा ज्योग्राफी को अगर आप लोग यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप लोगों को जैसे ये चीज पता है कि हाँ जी इंडिया जो है हमारा, ये आपको पता है ऐसे है, अगर ये ग्लोब है, मान लो ये ग्लोब है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर ब्रिटेन है इतना ऊपर, तो यहाँ पे जो है इंडिया है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हमारा टेम्परेट जोन में आता है, टेम्परेट टू ट्रॉपिकल, और ये जो आता है वो टेम्परेट वाले से ऊपर के जोन में आता है ब्रिटेन। तो यहाँ पे इंडिया में काफी गर्मी रहती है, और उस गर्मी की वजह से यहाँ की सॉइल एक अच्छी एक अच्छा कलर जो है वो ग्रो कर पाती है। आई डोंट नो ये बातें, ये जो लाइन है मेरी, ये बहुत से कम वीडियोस में ये चीज बताते हैं, बट ये मैंने बड़े आर्टिकल से पढ़ी हुई है, तो मैंने आप लोग को ये चीज यहाँ बताई। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये था कि आखिर इंडिया के जो फार्मर्स है वो ग्रो करना चाहते क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपने लैंड पर इसको ग्रो करने लगते हो, आपकी लैंड एक दो बार ग्रो करने के बाद ना
बहुत ही इनफर्टाइल हो जाती है, बहुत ही खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है उसमें, उसके बाद आप कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते हो। एंड इसलिए जो यहाँ के फार्मर्स थे वो ग्रो करने के लिए मना करते थे, लेकिन भैया वो बार बार उसको फोर्स कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे गांधी जी ने कहा ठीक है मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। वहां पे आते हैं, स्ट्राइक करते हैं, बात करते हैं उन लोगों से, सॉरी, यहाँ पे से जो है इसको हटवा देते हैं। तो बेसिकली उनका जो फर्स्ट मूवमेंट रहा ये काफी सक्सेसफुल रहा। ये बात सब तक पहुंचेगी धीरे धीरे करके। सर उन्होंने दो मूवमेंट और लॉन्च करे, जो सत्याग्रह और लॉन्च करे, वो आपके थे गुजरात की, ये आपका था बिहार का, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे हम खेड़ा और अहमदाबाद वाले। कहते हैं जो खेड़ा का सत्याग्रह था वो वहां पे गुजरात में हुआ था, और ये हुआ क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, क्रॉप फेल हो गई थी। क्या हो गया था? क्रॉप फेल हो गई थी। तो जो भी यहाँ पे फार्मर्स से जो गवर्नमेंट रेवेन्यू लिया करती थी, उनके पास वो रेवेन्यू देने के लिए पैसा था ही नहीं। जब क्रॉप फेल हो गई, उनके पास अर्निंग नहीं हो पाई, तो पैसा कहां से देंगे वो? तो वो लोग इस बार कह रहे थे कि आप रेवेन्यू हमसे मत लो, पर वो मान ही नहीं देते। ब्रिटिशर्स, उनको तो अपने पैसे से मतलब है, अपना पेट भरने से मतलब है, तो वो लोग नहीं मान रहे। प्लस उस टाइम पे बीमारी फैली थी, उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने कहा था ना अभी कि 1914 के वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इम्पैक्ट पड़ा था। तो 14 के बाद जब बीमारी फैली गई, तो यहाँ पर उसका भी अभी तक इम्पैक्ट है। तो उसके लिए भी वो लोग मना कर रहे हैं कि हमसे रेवेन्यू मत डिमांड करो, हमारे पास अभी पैसे नहीं है। और वो डिमांड कर रहे थे, ब्रिटिश गांधी जी आते हैं और हटवा देते हैं बेसिकली रिवोल्ट करके। और लास्ट यहाँ पे आप लोगों का रहेगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का। मैंने यहाँ पे लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूवमेंट लीड किया था, बिकॉज उसमें गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व थे, और दोनों ने मिलकर इस मूवमेंट को लीड किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज इन्होंने इंडिया को यूनाइट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। वो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है, सच नहीं कि वो क्यों था, प्रिंसली स्टेट्स एटसेट्रा, उसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कहूंगी मैं अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक। अब ये अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक क्या है? बेसिकली वर्कर्स को चाहिए था, क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो उनको ये था कि हमारे वेजेस यानी कि जो हमारी तनख्वाह है, हमारा जो वेतन है बेसिकली उसको आप बढ़ा दो। तो उन लोगों ने कहा, डिमांड किया था अपने अपने बिजनेसमैन से, अपने अपने ओनर से, कि आप 35% का हमारे वेजेस में हाइक कर दो, उसको बढ़ा दो। लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। गांधी जी आते हैं, रिवोल्ट करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, मूवमेंट करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। एंड इवन उन्होंने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक भी किया थी, भूखे भी रहते हैं वो कुछ टाइम तक। वो सब चीजें यहाँ पर वो करते हैं, एंड उसके बाद उनके वेजेस में 25% का हाइक जो उनको यहाँ पर मिल जाता है, ओनर्स उनको इतना दे देते हैं। तो ये जो है गांधी जी के सबसे इनिशियल सत्याग्रह के मूवमेंट्स थे, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। जब यहाँ पे ये सब चल रहा था, उसी टाइम पे भैया आप लोगों को पता है, इस टाइम पे आपका 1919 का समय आ चुका है। अच्छा, इस टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे एक्ट था, विच वॉज कॉल्ड रॉलेट एक्ट, जो पास हुआ था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक्ट अभी ही था, ये एक्ट पहले से भी था, बट अलग नाम से था, एनार्कियल कुछ एक्ट यहाँ पे था। बट ये जो एक्ट था वो हमारा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था। इसका मतलब ये था कि अगर बेसिकली रॉलेट एक्ट के अंदर क्या होता है, अगर ब्रिटिशर्स को किसी इंसान पे डाउट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डाउट के बेसिस पे, तो वो उस इंसान को 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के अपने पास डिटेन करके रख सकते हैं। यानी कि आपको कोई कोर्ट में नहीं जाने दिया जाएगा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अगर मुझे आप पे शक हुआ कि आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो, बिकॉज वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो आप कर सकते हो। तो मुझे अगर कुछ भी ऐसा लगा कि आप उसके आदमी हो, आप उसका आदमी हो, तो मैं आपको डिटेन करके 2 साल के लिए अपने पास रख लूंगी, और उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी 2 साल तक। दैट वॉज द एक्ट। लेकिन ये था आपका वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, एंड बेसिकली इसको वर्ल्ड वॉर के बाद इसको हट जाना था। लेकिन ये ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे कि इन लोगों ने इसको अलग नाम से, विच वॉज नेम्ड एज रॉलेट एक्ट, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा मार्च 1919 में इस एक्ट को इन लोगों ने दोबारा से लागू करा दिया। डेट वॉज 18 मार्च, दोबारा से लागू करा दी। अब यहाँ पर वही वाली पॉइंट है कि आप किसी भी रिवॉल्यूशनरी को, कि जो भी इंसान दिख रहा है कि वो रिवॉल्यूशन कर सकता है, कि वो हम ब्रिटिशर्स के लिए कोई भी खतरा हो सकता है, हम उस इंसान को 2 साल के लिए अपने पास रख लेंगे। अब देखो भैया, मार्च में ये लॉ आता है। कहते हैं इंडियंस ने इसको काफी अपोज किया था, क्योंकि भाई उनको पता है भैया काफी अनजस्ट लॉ है, तो अनलॉफुल लॉ है, बिल्कुल दिक्कत है इससे। आप सिर्फ और सिर्फ डाउट के बेसिस पे किसी को सुनवाई नहीं करोगे, 2 साल तक रख लोगे उसको, बहुत ही अनलॉफुल सी बात है। वो इंसानों के जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा था, लेकिन लॉ तो पास हो गया। अब जब लॉ पास हो गया, उस लॉ के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि बेसिकली 10 अप्रैल को यहाँ पे ऐसा हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे 10 अप्रैल को यहाँ पर दो पर्सन थे। एक थे डॉक्टर सफुद्दीन केचरी,
और एक थे हमारे पास हमारे डॉक्टर सत्यपाल, मतलब एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सफुद्दीन किचलू। इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली यहाँ पे था कि 6 अप्रैल को मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च होना था। उन लोगों ने कहा था कि हम इसके अगेंस्ट, जो ये एक्ट यहाँ पर आया है, गांधी जी ने कहा कि हम इस एक्ट के अगेंस्ट 18 मार्च को लॉ आया है और उन्होंने कहा कि हम 6 अप्रैल को इसके अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और उसी के 3-4 दिन बाद ही दो काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स, डॉक्टर सत्यपाल और सफुद्दीन किचलू, इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया। लोग बाग बहुत गुस्से में आ गए एंड गुस्से में आने के बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, वो होगा 13 तारीख 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर क्या होता है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। 10 अप्रैल को जब इन दोनों को यहाँ पे अरेस्ट करा गया था, तो लोग बाग यहाँ पे अमृतसर में, जलियांवाला बाग है बेसिकली, वहां पे लोग मिलने वाले थे इस चीज के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। और इवन यहाँ पे क्योंकि बैसाखी का फेस्टिवल था, तो लोग बाग यहाँ पे उसके लिए भी मिलने वाले थे। यानी कि कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे रिवॉल्यूशनरी, और कुछ यहाँ अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए ऐसे यहाँ पर बाग में आए हैं भैया नॉर्मल। उस टाइम पे जनरल डायर, उसी दिन बेसिकली कहते हैं कि 12 अप्रैल के आसपास मार्शियल लॉ इम्पोज हुआ था। मार्शियल लॉ जिसमें ये कहा गया था कि 4 जनों से ज्यादा कहीं पर भी लोग इकट्ठे नहीं होंगे। 4 जनों से ज्यादा, 4 लोगों से ज्यादा कहीं पर भी और लोग यहाँ पे पीसफुली भी सही और इकट्ठे लोग बाग नहीं हो सकते। भैया सोशल मीडिया का या फिर न्यूज़पेपर का जमाना तो इतना था नहीं, जो अभी मैंने न्यू अपलोड करा और वो सब तक पहुंच गया, नहीं वायरल भी नहीं हुआ तो लोगों तक पहुंचा ही नहीं, और लोग बाग यहाँ पे जो आराम से 13 तारीख को इकट्ठे हो गए। अब बिकॉज बहुत सारे आर्टिकल्स में कई चीज अलग अलग है, बिकॉज बट हम लोग जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे। इवन आप लोग इसके रिगार्डिंग एक मूवी है केसरी चैप्टर 2, बहुत अच्छी मूवी है, ट्राई करना कि आप लोग उस मूवी को देखना। मैं हमेशा अपने क्लासेस में भी रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छी मूवी है वो, और उससे आप लोगों को पता चलेगा उस टाइम पे सच्चाई क्या थी, आखिर जनरल डायर ने मारा क्यों था। जनरल डायर यहाँ पे आया था, उसने कमांड ली बेसिकली, आई कैन रिस्पेक्ट हिम, आई एम सॉरी, तो मैं अपने गांधी जी को, मतलब अपने देश के लोगों को जी करके या तमीज से बात कर सकती हूँ, बट उन लोगों ब्रिटिशर्स के लिए आई कांट यूज द वर्ड लॉर्ड, आई कांट से उनका आई एम सॉरी, उसका, बात खत्म, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज जिन लोगों ने इतना खरा सब कुछ किया हमारे साथ, तो उसको नहीं हम लोग वो कर सकते, एटलीस्ट उनके लिए तो स्पेशली। चलो, अब मैंने कहा भैया यहाँ पर जो है जनरल डायर आता है, कमांड लेता है, और उसने सारे ही एंट्री, बेसिकली जो एग्जिट गेट्स वगैरह सब कुछ उसने बंद कर दिया, एंड एग्जिट करने का सिर्फ एक गेट था, उसने वो बंद कर दिया। सब गेट्स यहाँ पर बंद हो गए एंड उसने घुसते ही सब में ओपन फायर करना शुरू कर दिया, बहुत तेज तरीके से, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से, यहाँ पे इस तरीके से वो आता है अपनी आर्मी के साथ, और यहाँ पे सारे ही लोगों को मार धाड़ करना जो है शुरू कर देता है उनके साथ। अब बहुत से लोग यहाँ पे होते हैं जो मर जाते हैं, बहुत लोग यहाँ पे घायल होते हैं, कई लोग कुएं में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मर जाते हैं बाद में, बिकॉज वहां से निकल नहीं पाते हैं। एंड ये सब यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हजारों लोगों की जान चली जाती है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग का मैसेकर, यानी कि हत्याकांड। इनफेमस वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज फेमस का मतलब होता है जो चीज मशहूर है, बट इनफेमस का मतलब होता है जो चीज किसी गलत काम के लिए मशहूर है, कोई कुछ गलत चीज हुई थी उसके लिए वो चीज मशहूर है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर आपका इनफेमस। तो वही यहाँ पर बात करी गई है कि यहाँ पे जलियांवाला बाग का मैसेकर जो यहाँ पर हुआ, दैट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। ये बात जब ये खबर सब में पहुंची, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना टाइटल था नाइटहुड का, उन्होंने वो छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने गांधी जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने, मतलब उनको ये हो गया कि भाई ये क्या ही हुआ, अब हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इवन पता है, ऐसा कहते हैं कि इसके बाद एक मीटिंग बैठी थी, जिस मीटिंग में जनरल डायर को इंडिया में तो ये कहा गया कि हाँ जी आपने गलत किया था, और उसको जो है वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। लेकिन ब्रिटेन पहुंचने के बाद उसको सोने की मुद्राएं दी गई थी कि तू बहुत ही बढ़िया काम करके आया है वहां पर, इस तरीके से ब्रिटेन में करा गया था। दैट वाज द न्यूज जो बाद में आई थी कि ब्रिटेन में उसका स्वागत करा गया फूलों की माला से, उसको सोने की मुद्राएं दी गई कि तू बहुत बढ़िया काम करके आया है। तो ये चीज थी। अब ठीक है, उनके आगे तो क्या ही कह सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे आपकी बुक का पार्ट नहीं है बट मुझे बतानी थी, मैं अपनी क्लास में भी जिक्र करती हूँ इसका, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। 13 अप्रैल को वो सीन हुआ, आप लोगों को बताया मैंने, 13 अप्रैल, और 1919 को वो सीन हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका जलियांवाला बाग का। इसके ऑलमोस्ट ठीक 20-21 साल बाद सरदार जो उधम सिंह है, जो हमारे देश के थे, वो जाते हैं लंदन, और लंदन जाके, भैया डायर तो पहले ही हट चुका है, लेकिन डायर को जिस इंसान ने कमांड दी थी या उसको प्रूव किया था गोलियां चलाने के लिए, वो था ये माइकल ओ डायर। बेस्ड टू डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन्स। तो माइकल ओ डायर यहाँ पे एक इंसान था जिसने
जो कि उस टाइम पे बेसिकली अमृतसर का, आपके पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर बेसिकली बोलते हैं, तो वो गवर्नर था और उसने ही परमिशन दी थी कि ठीक है ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव करा था उसने गोलियां मारने के लिए। और सरदार उधम सिंह जाते हैं 13 मार्च 1940 को इस माइकल और डायर को जाकर लंदन में मारकर आ जाते हैं। तो दैट वाज कि उन्होंने रिवेंज लिया था हमारे जलियांवाला बाग के हत्याकांड का, कि उन्होंने सरदार उधम सिंह जी ने। जब ये सब चीजें हुई, अच्छा इसको जरा भूलो एक बार पॉइंट को, अभी उस पे आएंगे हम लोग कि यहाँ पर 1919 का पॉइंट यहाँ पे चल रहा था। जब ये सब हुआ बहुत लोग गुस्सा हुए, मैंने खास खबर में पहले ये सब चीजें हुई। इस टाइम पे गांधी जी को भैया ये लगा कि हमें अब कुछ ऐसा चाहिए जो कि हिंदू और मुस्लिम का एक साथ हो। बिकॉज इससे पहले जब भी तुम लोग रिवोल्ट करते हो तो हिंदू अलग होते हैं, मुस्लिम अलग होते हैं, ये एक साथ मिलकर रिवोल्ट नहीं कर पाते हैं। एंड जब तक हम लोग साथ में नहीं आएंगे ना, तब तक काम नहीं हो पाएगा। अभी आगे एक लाइन बताऊंगी, बहुत ही प्यारी लाइन है जो कि गांधी जी ने कही थी हमारे लिए, अपनी हिंद स्वराज की बुक में लिखी थी, आगे समझाऊंगी उसको। बट यहाँ पे अभी ये समझो, अच्छा मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा था कि ये ऑटोमन एम्पायर वाला पॉइंट जरा याद रखना, काम आएगा कि वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर जो ये वाला था, सेंट्रल पावर ये और एलाइड पावर अलग थी। एलाइड पावर भैया जीत जाती है, क्योंकि दोनों ही, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ हो चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ हो, यही जो कंट्रीज होती हैं जो कि जीत जाती है, एंड रिमेनिंग कंट्रीज जो दूसरी पावर होती है। अच्छा यहाँ पर एक शॉर्ट चीज जरा याद रखना कि आखिर वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, एनी आइडिया? वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ बताती हूँ मैं, 1939 टू 45 जो है हमारा वर्ल्ड वॉर 2 होता है। और उसके अंदर भी एलाइड पावर्स और एक्सेस पावर्स होती हैं। एलाइड पावर्स में अभी भी यही था, बस हाँ इटली नहीं था उसके अंदर, इटली अलग साइड चला जाएगा, वो अलग पॉइंट है। बट अभी याद रखो कि यहाँ पे सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर में ऑटोमन्स थे, ऑटोमन जो है वो हार जाते हैं। एंड ऑटोमन्स आप लोगों को पता है कि मुस्लिम एम्पायर है। जब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, आपके चैप्टर नंबर 1 में ग्रीक वॉर की बात करी थी, मैंने तब भी कहा था कि वो मुस्लिम एम्पायर है। तो यहाँ पर ये मुस्लिम्स का यहाँ पर याद रख। अब जब यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि भैया अब हिंदू और मुस्लिम का एक साथ मिलकर कुछ लॉन्च होना चाहिए ताकि काफी प्रॉब्लम्स खत्म हो सके बेसिकली, एंड एक रिवोल्ट एक साथ यूनाइटेड रूप से वो लॉन्च हो सके, ताकि वो बहुत बड़ा रिवोल्ट एक्चुअल में हो सके। और उसके लिए यहाँ पे आप लोगों का आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या आता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो भैया यहाँ पर क्या हुआ, हिंदूज के लिए यहाँ पर हिंदुओं को चाहिए थी आजादी। हिंदुओं को क्या चाहिए? स्वराज चाहिए, हिंदुओं को चाहिए आजादी। स्वराज यानी कि स्व का मतलब अपने आप, ओन, और राज का मतलब होता है रूल करना। तो हम यहाँ पे कहते हैं स्व यानी कि हमें खुद राज करना है, ब्रिटिशर्स तुम हम पे राज मत करो, हम लोगों को चाहिए ये। अब जब ऑटोमन्स जो है वो हार चुके हैं, उस टाइम पे यह अफवाह उड़ रही थी कि जो ऑटोमन्स का हेड है जिसका नाम था खलीफा, क्या नाम था इनका? इनका नाम था खलीफा। ये खलीफा जो है वो प्रॉपर मुस्लिम्स के ही स्पिरिचुअल लीडर है, मुस्लिम्स बहुत मानते हैं उनको। और उस टाइम पे ये कहा गया कि जब वो हार गए ऑटोमन्स, तो ब्रिटिशर्स जो है उनपे बहुत ही गलत व्यवहार करेंगे उनके साथ, उनको राजगद्दी से हटा देंगे, उनको उनके ऊपर कोई ट्रीटी थोप देंगे, सब कुछ बहुत गलत करेंगे। तो इसके लिए उन लोगों को क्या था कि उन लोगों को ब्रिटिशर से लड़ना था, उनको भी उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना था। अब गांधी जी को ये बहुत बढ़िया पॉइंट दिखा, जब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम हिंदूज और हम मुस्लिम्स एक साथ आ सकते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, चाहे हम लोगों के कॉज अलग अलग है। हिंदूज को चाहिए राज और ऑटोमन्स को मुस्लिम्स को चाहिए अपना लीडर को ना तुम हटाओ, उसको एटलीस्ट अपने राज्य में उसको रखो, उनको ये चीज चाहिए। तो उन लोगों ने मिलकर एक रिवोल्ट यहाँ पर करा, एक मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च हुआ, which was also called as नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। या उसको बहुत सिंपल भाषा में उसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि अब हम लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ। बाकी नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, कि आखिर नॉन कोऑपरेशन वर्ड यहाँ पर क्यों इस्तेमाल करा गया, अब उसको बताऊंगी। अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ जी ये दोनों जो एक साथ आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इसके लिए एक खिलाफत कमेटी भी यहाँ पर लॉन्च होती है, 1919 में होती है। मुस्लिम के लीडर्स यहाँ पे होते हैं मोहम्मद अली, शौकत अली, इसमें इवन आपके मौलाना आजाद भी होते हैं, आपकी हसरत मोहानी भी होती है। तो कुछ यहाँ पे 4-5 लोग होते हैं, वो सब मिलकर खिलाफत कमेटी की यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ताकि हम ऑटोमन्स को जो है वो बचा सके वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। गांधी जी ने यहाँ पर बोला कि आखिर नॉन कॉपरेशन क्यों, बताइए क्यों। उन्होंने बहुत सिंपल एक बात कही थी अपनी बुक में हिंद स्वराज में, जो कि 1909 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स हम पे राज तब तक कर रहे हैं बस जब तक हम लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हम वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर हम उन लोगों के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश का जो रूल है वो खत्म हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। उन्होंने ये बात यहाँ पर कही थी।
अब जब उन्होंने ये चीज यहाँ पर कही, दैट इज कॉल्ड हिंद स्वराज की बुक में उन्होंने ये लाइन यहाँ पर कही। अब ये बहुत जरूरी बात है ये, क्योंकि अब यानी कि उनका सिंपल सा फंडा है कहने का कि तुम लोग कोऑपरेट मत करो, हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे एंड ब्रिटिश का रूल जो है हम लोग ऐसे ही करके कोलैप्स कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसके लिए अब यहाँ पे क्या होता है भैया, मनाना पड़ेगा। किसको मनाना पड़ेगा? उस टाइम पे एकमात्र जो है हमारी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी या पॉलिटिकल पार्टी थी विच वाज कॉल्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि उस समय पे देश की लड़ाई लड़ रही थी। बेसिकली क्या होता है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता चले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो वो ऑलमोस्ट हर साल में 2 बार 3 बार जो है कई बार वो अलग अलग सिटीज में जाके अलग अलग स्टेट्स में जाके मीटिंग करा करते थे। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ मीटिंग्स आपकी। एक आपकी है सितंबर 1920 की मीटिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर उसमें ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि इसी मीटिंग में जो कि आपकी कैलकाटा में हुई थी, कैलकाटा इज इन वेस्ट बंगाल, आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये हुआ था जहां पे इसका नॉन कॉपरेशन का इनिशिएटिव रखा गया। गांधी जी ने यहाँ पर बात करी कि भैया ऐसा करते हैं, और उन लोगों ने कहा हाँ ठीक है, चलो ठीक है, देखेंगे इसके बारे में, विचार करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली सितंबर 1920 के कैलकाटा सेशन में हम लोगों ने कहा था कि हाँ ठीक है, हम इसके बारे में विचार करेंगे, इनिशिएटिव लिया। और दिसंबर यानी कि उसके 2 से 3 महीने बाद दिसंबर 1920 का जो नागपुर सेशन हुआ, जो कि नागपुर कहाँ पे आप लोगों का, महाराष्ट्र में, तो नागपुर के सेशन में ये चीज हाँ कर दी गई कि चलो ठीक है, एनसीएम को फाइनली हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली जनवरी, उसके बाद जो है कहते हैं कि जनवरी 1921 से फाइनली जो है ये मूवमेंट शुरू हुआ था, क्योंकि दिसंबर में तो इसको अडॉप्ट ही करा गया है, एनफोर्स करा गया है। तो ये 2 सेशन जो है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद ऑल्दो आपका 1927 का भी आता है मद्रास का, वो आगे हम लोग उसको मैप का जब करेंगे तब उसको देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे इन 3 में से कोई एक आपका मैप में आता ही आता है। ये जो 3 है तो 1 नंबर यहाँ से मैप का बिल्कुल पक्का हो जाता है। ये जो पॉइंट है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बुक, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों को बतानी है, आगे एक पॉइंट आएगा उसके लिए यहाँ को एक बार जरा हल्का से एक बार देख लेना कि क्या चीज है ये। 1919 क्योंकि हम लोग सारी इस टाइम पे बात कर रहे हैं, तो इसी टाइम पे गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई थी विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अब इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने कहते ना कि ऐसे भीख के रूप में कुछ दे देना, लो पकड़ो, चलो ठीक है, तुम लोग इतना मांग रहे हो, इतना दिमाग खराब कर रहे हो, लो तुम्हें भीख दे दी, ऐसे वाली चीज थी वो। तो वो वहां पे कुछ चीजें यहाँ पर लेकर आए थे। इससे पहले लोगों के पास वोट करने का अधिकार नहीं था। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, वोट करने का अधिकार, वो हमारे पास नहीं हुआ करता था। बट जब ये लोग ये वाला एक्ट लेकर आए तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अब हम आपको लिमिटेड रूप से वोट करने का अधिकार देंगे, विच इज कॉल्ड लिमिटेड फ्रेंचाइजिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटेड किस किस को, जिसके पास पैसा है, जिसके पास एडुकेशन है और जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, हम उसको जो है वोट करने का अधिकार देंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। अब उन्होंने दूसरी बात ये कही कि अभी तक तो तुम लोग इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते थे, सिर्फ वोट कर सकते थे। तुम लोग इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हो, कंटेस्ट करो इलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, लड़ो इलेक्शन। अच्छा जी, यानी कि इलेक्शन लड़के तो ये लोग पार्लियामेंट में, यानी कि बेसिकली उस टाइम उन लोगों की असेंबली में जाके बैठेंगे ब्रिटिशर्स की। मगर ब्रिटिशर्स की असेंबली में बैठेंगे, उन लोगों को के काम में भी दखल अंदाजी करेंगे। अगर वो लोग कोई भी ऐसा लॉ पास कर रहे होंगे जिससे हम लोगों पे टैक्स लग रहा होगा, हम लोगों के लॉस को खराब कर रहे होंगे, कोई बेकार लॉ बना रहे होंगे, तो इंडियंस तो उसमें छेड़ाखानी कर सकते हैं। बट नहीं, वो ब्रिटिशर्स है, वो चील कौवा खाते हैं, वो और तेज तरह चलाक है। उन्होंने कहा कि तुम आ तो जाओ, बट हम लोग भैया डायरकी इंट्रोड्यूस कर देंगे तुम्हारे हाथ इस बात पे। डायरकी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं अब जिसपे तुम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। जो हम लॉ बनाएंगे तुम लोग इंटरफेयर नहीं करोगे, चाहे वो पैसे का मैटर हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर हो, चाहे वो फाइनेंस का मैटर हो, तो तुम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। हमें टैक्स लगाना होगा, हमें पैसा बनाना होगा, हमें कोई लॉ पास करना होगा, तुम लोग उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे। तो इन्हें हमने कहा कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स ये लोग लेकर आ गए थे जो कि सिर्फ इन लोगों के लिए हुआ करते थे। फिर उन्होंने कहा कि 1919 में ही बेसिकली उन्होंने कहा कि अब इसको जो हम आपको बना के देंगे, जो भी सब जो संविधान बन रहा है, ये जो चीजें यहाँ पर हो रही है, इन सबको देखने के लिए या फिर इस वाले एक्ट को रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद एक और मीटिंग हम लोग करेंगे कि आखिर 10 साल में हम लोगों ने क्या करा, कैसे कैसे हुआ। ये बात यहाँ पे सिंपल हुई। अब जरा यहाँ पर एक तो इस वाले पॉइंट को याद रखना कि 10 साल बाद हम लोग मीटिंग करेंगे, और यहाँ पे याद रखना कि भैया इलेक्शन को कंटेस्ट करना हमारे पास आ चुका था। ये दोनों ही पॉइंट बाद में भी याद रखना, आगे का काम आएंगे अभी इसी चैप्टर में। कहते हैं भैया आखिर अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, क्या क्या होगा, यानी कि बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आ गया,
गांधी जी ठीक है भैया, आप सब हो चुका है, बताओ क्या करना है। सब लोग बाग आ चुके हैं, है ना, मुस्लिम भी आ चुके हैं, हिंदू भी साथ है, दलित भी है, सब हमारे साथ है। बताओ बेसिकली करना क्या है। तो हिंदू मुस्लिम एक साथ आ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो चुके हैं। बताओ क्या करना है, कैसे इस मूवमेंट को अनफोल्ड करना है। नहीं, मूवमेंट कुछ स्टेजेस में अनफोल्ड हुआ। बेसिकली क्या हुआ कि जो भी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, जो भी यहाँ पे डॉक्टर है, लॉयर्स, एडवोकेट है, कुछ भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो या तो आप या फिर वो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, तो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ दें और जॉब वाले अपनी जॉब छोड़ दें। उन्होंने पहली बात ये कही। उन्होंने कहा कि जो काउंसिल के इलेक्शन का हम लोगों को दिया गया ना कि हाँ जी इलेक्शन में बिठा देंगे हम आपको, आप कंटेस्ट कर सकते हो, जो मैंने अभी कहा आप कंटेस्ट कर सकते हो, लेकिन देखो आप दिमाग लगाओ कि उन्होंने वहां पर भी अपने आप को ऊपर रखा हुआ है। उन्होंने वहां पर भी हमको अभी तक पूरी पावर्स नहीं दी है, तो हम लोगों को ये थोड़ी बहुत भीख से नहीं मानना है उनकी, हमको तो प्रॉपर इंडिपेंडेंस चाहिए। तो आप लोग ये काउंसिल के इलेक्शंस को जरा बॉयकॉट कर दो, आप इनका बहिष्कार कर दो। आप ऐसा नहीं करोगे तो उनकी जॉब्स का बहिष्कार करो, उनके एडमिशंस का बहिष्कार करो, उनके इलेक्शंस का बहिष्कार करो, बॉयकॉट कर दो, बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल छोड़ दो। आप नहीं करोगे, बेसिकली हम लोग उनके साथ उनके लॉज में कोऑपरेट नहीं करेंगे। दैट वाज द होल पॉइंट। अच्छा, फिर यहाँ पे कहा गया कि जो भी यहाँ पर ट्रेड यहाँ पे करा जा रहा है ना, जो ये फॉरेन के गुड्स आ रहे हैं, जो कपड़े आ रहे हैं बाहर से, जो फॉरेन क्लोथ आ रहा है, ये सब बंद करो। आप लोग उनके कपड़े नहीं पहनोगे। आप लोग क्या पहनोगे आगे बताऊंगी अभी। तो आप लोग उनके कपड़े तो नहीं पहनोगे, कपड़े उनके बंद कर दो। अच्छा जी, ये सब बातें यहाँ पर उन्होंने कही। उनका ट्रेड यहाँ पर कम हो गया, उनके पैसे यहाँ पर गिर गए, उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई। ये करने से जो हमने कहा ना कि उनका कपड़ा नहीं पहनेंगे, और लिक्विड शॉप्स को पिकेट करा गया। लिक्विड शॉप्स को पिकेट करने का मतलब जो वाइन वगैरह की शॉप्स होती है या जो भी शॉप्स बेसिकली होते हैं, उन सब शॉप्स के आगे लोगों का बैठ जाना कि तुम इस दुकान से कोई भी सामान नहीं ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड पिकेटिंग। वो यहाँ पर कर ली गई, मना कर दिया गया कि आप यहाँ से कुछ भी नहीं लोगे। क्या होगा, उन लोगों की इनकम डाउन हो जाएगी। और इससे इवन एक चीज हो गई थी कि जो उनका करीब करीब 102 करोड़ का इंपोर्ट आता था कपड़ों का, वो कम होकर 52-57 करोड़ समथिंग का जो है वो हो गया था। यानी कि ऑलमोस्ट हाफ, आधा जो है वो इंपोर्ट अब हो गया जो फॉरेन क्लोथ का हो रहा था। यानी कि उन लोगों की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ा था। यानी कि एनसीएम ने फायदा तो यहाँ पर किया, बट जब इतना फायदा ही कर लिया तो आखिर रुका क्यों? फिर क्या दिक्कत हुई, क्यों उसको बंद करना पड़ा, बताते हैं। आपने बोला कि आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, इंस्टीट्यूशन छोड़ दो, जो काम कर रहे हैं वो लोग, तो आप लोग हमें अल्टरनेट तो दो। फैमिली को चलाने के लिए हमें भी तो पैसा लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। तो उसके लिए या तो आप इंस्टीट्यूशंस बनाओ, आपकी हॉस्पिटल्स हो अपने, आपकी अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, आप हम ताकि वहां पे हम लोग काम कर सके। वो उन लोगों को नहीं मिला। जैसे आप लोगों को याद होगा अभी भी कुछ टाइम पहले जो गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई थी कि जो प्लास्टिक की पन्ने हैं वो यहाँ पर यूज नहीं होंगी, कपड़े की पॉलीबैग्स यूज होंगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लॉ था, लेकिन हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं। प्लास्टिक की पन्ने भतरी दुकानों पे यूज हो रही है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। स्टार्टिंग में जो हुआ वो हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल प्राइसेस पे या फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से उसको अप्लाई नहीं करा और ऑल्टरनेट ऑप्शन उन लोगों को सामने से नहीं दिया। आपने कह दिया वो यूज मत करो, बट कपड़े का महंगा आएगा और महंगाई से दुकानदार जो है बच रहा है, उसने नहीं लगाया अपनी दुकान पे। ये एक चीज यहाँ पर हुई। अगर आपने कहा कि पढ़ाई छोड़ दो तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हमारे तो सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन है, काशी विद्यापीठ का और यहाँ पे जामिया मिलाई का। तो अब हम लोग और कहाँ पढ़े? आपने सिर्फ यहाँ पे 2 ऑप्शन हम लोगों को दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे और कहाँ पढ़ेंगे? नहीं है जी, ठीक है, तो हम लोग को वापस जाना ही पड़ेगा, हमें अपनी जॉब पर वापस जाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारे पास वो नहीं है। अच्छा, फिर आपने कहा था कि जो यहाँ पे इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दो, तो भैया अभी हम इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं कर सकते, बिकॉज आईएनसी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स के लॉज को अगर हमें तोड़ना है तो सिर्फ बाहर खड़े होकर नहीं, बल्कि जहां पर वो लोग लॉ बना रहे हैं वहीं पर बैठकर बनाएंगे हम। तो काउंसिल के इलेक्शंस को बॉयकॉट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये कहा। आपने कहा कि आप कपड़े पहनना छोड़ दो, उनके कुछ टाइम के लिए छोड़ दिए, बट लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो हमें कपड़ा दे रहे हो वो दे रहे हो आप खादी का कपड़ा। पर खादी का कपड़ा क्योंकि वो हाथों से बन रहा है तो बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, इतना महंगा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये सब चीजें हुई, इस सब की वजह से भैया ये धीरे धीरे करके जो एनसीएम था वो स्लो डाउन होता रहा। एक और चीज यहाँ पर थी
गांधी जी ने यहाँ पे शुरुआत में ही कहा था कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे सच्चाई से और नॉन वायलेंस से, बट ये कई जगह पर वायलेंस होने लग गया था। क्या होने लग गया था? कई जगह पर वायलेंस होने लग गया था, जिस वजह से गांधी जी को ये सब रीजंस के चलते एक और लास्ट में एक और कॉज आपका आएगा, तब आकर 1922 में बेसिकली एक साल सिर्फ वो चल पाया, एक साल एक महीना समथिंग। उसके बाद उन्हें वो एनसीएम का मूवमेंट जो है वो स्टॉप करना पड़ा था। अब क्या क्या हुआ बेसिकली, भाई देखो मैंने बोला कि अलग अलग कम्युनिटीज का उस बेसिकली जो भी यहाँ पर मूवमेंट चलता है उससे अलग अलग फायदे होते हैं। तो अलग अलग कम्युनिटीज अपने अपने फायदे के लिए उस मूवमेंट को यहाँ पर लॉन्च बेसिकली उसको पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आप पढ़ोगे एनसीएम में तीन जो कम्युनिटीज थी, आपके पीजेंट्स, आपके ट्राइबल्स और आपके प्लांटेशन के वर्कर्स, यानी कि जो काम करते हैं, इन सब तीनों का अलग पर्सपेक्टिव था इसको एनसीएम को बेसिकली ज्वाइन करने का, इसमें पार्टिसिपेट करने का। अब सबका क्या क्या था और कहां पर वायलेंट हो गया, वायलेंस हो गया और गांधी जी को एट द एंड एनसीएम मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। क्या क्या चीजें हुई, पहली चीज बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आपके पीजेंट्स की। आपको ये दिख रहे हैं, ये कौन है? ये है हमारे बाबा रामचंद्र। कौन है? बाबा रामचंद्र। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का, एक सेकेंड जस्ट, ओके फाइन, चलो छोड़ो। ओके, बाबा रामचंद्र की बात करते हैं। कहते हैं ये, अच्छा, ब्रिटिशर जो है क्या करते थे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम कराने के लिए ना लोगों को इंडिया से यूरोप, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, इंडो से यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया के पास, इधर आप इधर जाओगे ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है बेसिकली जिसका नाम है फिजी। कहते हैं यहाँ पर भी लेके जाते थे प्रॉपर उस जगह पर काम कराने के लिए। अफ्रीका के लोगों को कहीं और ले जाते थे बेसिकली काम कराने के लिए। कुछ टाइम तक जब उनसे काम कराएंगे और जो जो उनको खरीद के लाए हैं वहां से, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, फिर कहेंगे तुम्हें बसना यहाँ बस जाओ, वरना तुम लोग जो है वापस हो लो अपने देशों में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये हुआ तो रामचंद्र जो है बेसिकली जो बाबा थे, ये बेसिक वैसे तो अवध से थे, तो ये जो है फिजी जो है काम करने के लिए चले गए। और जब वो फिजी से वापस आते हैं ना अवध में कई साल बाद, तो वो यहाँ पर देखते भी यहाँ पर सब कुछ बहुत खराब हो रखा है। यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स ने पीजेंट्स को बिल्कुल दबा के रखा हुआ है, उनसे बहुत टैक्स वसूलते हैं, बहुत हाई रेंट है इन लोगों का, सब कुछ बहुत खराब है। यहाँ के तालुकदार, जमींदार सब ब्रिटिशर्स के चेले हैं, वही सब लोग हैं यहाँ पर। उन लोगों ने तो सारा मामला खराब कर रखा है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भैया ऐसा करते हैं हम लोग ना, ऑर्गेनाइज करते हैं नाई धोबी बंद। नाई का मतलब कौन? नाई जो बार्बर, धोबी यानी कि जो वॉशर मैन जो कपड़े होते हैं। उन्होंने कहा भैया हम सब यहाँ पे नॉर्मल लोग ऐसा करते हैं, ब्रिटिशर्स को सर्विस देना बंद कर देते हैं। जो भी उनका बाल काटते हैं बाल काटना बंद कर दो, उनका काम करना बंद कर दो, जो कपड़े धोते हैं कपड़े धोना बंद कर दो। ये सब यहाँ पर बंद को ऑर्गेनाइज करा गया। ये मूवमेंट बहुत बढ़िया चला, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो बात थी वो पहुंची धीरे धीरे करके जवाहरलाल नेहरू जी के पास। वे ऐसा कुछ चल रहा है वहां पर, बहुत बढ़िया चल रहा है। वो आते हैं इनके पास, रामचंद्र जी के पास, और यहाँ पे आके इनसे कहते हैं भैया ऐसा करते हैं, अवध किसान सभा ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पे हम लोग उसको ऑफिशियल रूप से करेंगे। 1920 में उन्होंने इसकी स्थापना करी। अब यहाँ पर भैया क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ही ये जो पीजेंट्स थे थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए ना, गुस्सा आ गया। और गुस्सा आके लोगों ने क्या करा कि जब वो लोग कह रहे थे भैया कि हमारे टैक्सेस कम करो, टैक्सेस कम करो, तब तो तुम लोग भैया सुन नहीं रहे थे। अब वो लोग तुम्हारे ही घरों में कूद जाएंगे, तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हारे घरों में आग लगा देंगे, बाजारों को लूट लेंगे, तुम्हारे घर को खराब कर देंगे, जो होर्डिंग है उसको ले जाएंगे। होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने अपने पास स्टॉक कर रखा था बहुत सारा सामान, कि जब उसका प्राइस हाई हो जाएगा तब मैं उसको मार्केट में निकालूंगा, तो ब्लैक में सेल करने के लिए आपने रखा हुआ था, उसको भी वो लोग लेके चले गए। जब ये सब हो गया, उन लोगों की सिंपल सी डिमांड थी टैक्स को कम कर दो, बेगार हमसे मत कराओ, फोर्स लेबर हमसे मत कराओ, यानी कि और हमारा थोड़ा सा यहाँ पे रेंटेड को जो रेंट है जो टैक्सों से कम कर दो। तालुकदार से जमींदार से उन लोगों ने यही कहा था, नहीं सुनी, उन्होंने यहाँ पर ये सब करना शुरू कर दिया। और क्या गांधी जी ने कहा था वॉयलेंस करो? नहीं। तो यहाँ पर जो गांधी जी का मैसेज था भैया वो काफी मिस इंटरप्रेट हुआ, उन्होंने मना किया था वॉयलेंस करने के लिए। पीजेंट्स यहाँ पे अलग की लड़ाई लड़ने लग गए। अब ना कि सिर्फ पीजेंट्स बल्कि ट्राइबल्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ट्राइबल्स आदिवासी लोग, बहुत सिंपल सी भाषा, आदिवासी जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं और फॉरेस्ट में उनके पास कुछ अधिकार होते हैं। अधिकार जैसे कि पेड़ से कुछ लेना है, पेड़ों की रक्षा भी करते हैं वो लोग ताकि कोई दूसरा इंसान काट भी ना सके उनको, और वहां से जो है अपने जो उनकी कैटल होती है उनको चरवाते भी हैं। जो लकड़ी होती है लकड़ी भी इकट्ठा करते हैं, वहां से फ्रूट्स, वहां से वेजिटेबल्स जो है वो लोग उन्हीं पेड़ों से लेते रहते हैं। तो उनके जो है बहुत पुराने अधिकार चलते आ रहे हैं।
बट ब्रिटिशर्स ने उनसे उनके अधिकार छीन लिए। लोगों को गुस्सा आ गया। उन लोगों को लीड करने के लिए आते हैं हमारे अल्लूरी सीताराम राजू। कौन आते हैं? अल्लूरी सीताराम राजू। उन्होंने पता है खुद को ना एक गॉड का इनकारनेशन, गॉड का, भगवान का अवतार बताया था। उन्होंने कहा था, लोगों को कहानियां सुनाई थी कि पता है मैंने तो बुलेट सर्वाइव कर रखी है, मेरे ऊपर तो गोलियां चली हुई है, मैं तब भी आराम से रह रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने खुद लोगों को बताया कि पता है गांधी जी है और गांधी जी ना इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। तो लोग बागों ने पार्टिसिपेट करना शुरू करा। एंड स्टार्टिंग में तो ये लोग काफी नॉन वायलेंट रहे, आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए। बट बाद में लोगों को गुस्सा आ गया। प्लस यहाँ पे राजू जी ने यहाँ पर ये कहा कि गांधी जी का बाकी सब सही है, लेकिन जो गांधी जी यहाँ पर कहते हैं ना कि आजादी हम लोगों को बिना फोर्स के मिल जाएगी, बिना मार धाड़ के मिल जाएगी, तो वो नहीं मिलने वाली है। हमको इंडिपेंडेंस तो भैया फोर्स करके ही, फोर्स से ही मिल सकती है। तो उन्होंने कहा था इन लोगों को कि ऐसा करते हैं हम लोग, गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? छुपकर वॉर करना, छुप के लड़ाई लड़ना। अगर यहाँ से ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, आप छुप जाओ और उन लोगों को घेर लो, पेड़ों के पीछे छुप जाओ और उनको वहां से फिर मारो। मारोगे तो वो लोग भाग जाएंगे और फिर हम लोगों के पास हमारे अधिकार आ जाएंगे। क्या गांधी जी ने कहा था ऐसा करने के लिए? नहीं कहा। तो यहाँ पर भी गांधी जी का जो मैसेज था वो काफी मिस इंटरप्रेट हुआ। अब एक यहाँ पे आएगा बच्चा आपका प्लांटेशन वर्कर्स। एक यहाँ पे एक्ट भी आता है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। अब क्या होता है बेसिकली इसके अंदर, जो प्लांटेशन के वर्कर्स होते हैं बेसिकली असम वाले, जो यहाँ पे टी वगैरह उसको प्लांट करते हैं। प्लांटेशन का मतलब होता है जब किसी बहुत बड़ी पीस ऑफ लैंड पे एक सिंगल क्रॉप हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन। इसमें जो काम करने वाले लोग हुए उन्हें कहा गया प्लांटेशन वर्कर्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? एक एक्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स लाके रखा हुआ था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, जिसमें यहाँ पर यह था कि जो यहाँ पर प्लांटेशन के वर्कर्स है वो बिना परमिशन के फील्ड को छोड़कर, लैंड को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो कहीं भी आपको घर जाना है, अपने आपको कहीं भी जाना है, आप वहां पे नहीं जा सकते हो लैंड को छोड़कर। परमिशन लेके जाओगे, पर क्या ये परमिशन मिलती थी? कभी नहीं मिलती थी। लोग बाग बहुत गुस्सा थे। जैसे उन लोगों को पता चला कि भैया ऐसे ऐसे गले गांधी जी आ रखे हैं, उन्होंने रिवोल्ट कर रहे हैं, वो ये वो सब एक्सेट्रा, सब लोग अपने काम धंधे छोड़कर चल दिए ट्रेन की तरफ। ट्रेन वाले तो खुद हड़ताल में बैठे हुए थे, उन लोगों को काम नहीं करना था, वो लोग थे ही उस टाइम पे वहां पे। एंड वो लोग ट्रेन से कभी आगे पहुंच ही नहीं पाए। ट्रेन पर पहुंचते ही ब्रिटिश के ऑफिशियल्स ने उनको मार दिया और वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या गांधी जी का ये मैसेज था? नहीं था। एंड दैट्स हाउ एनसीएम मूवमेंट यहाँ पर लास्ट पॉइंट के बाद जो स्टॉप हो जाएगा। जो मैंने कहा था एक इमीडिएट यहाँ पर कॉज होगा जिसके बाद फाइनली एनसीएम मूवमेंट 1922 में स्टॉप हो जाएगा, फरवरी में स्टॉप हो जाएगा। वो हुआ आपका 4 फरवरी 1922 को। जो एनसीएम के जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, यानी कि जो प्रोटेस्टर्स थे, वो आराम से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस टाइम पे लोगों ने कुछ नहीं किया था, वो आराम से, गोरखपुर यूपी की बात है ये, वहां पे लोग बाग जो आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने पहले चूल करी कि पुलिस ने पहले बेसिकली इन पार्टिसिपेंट्स पे फायर करना शुरू कर दिया था। लोग बाग आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, आपने क्यों फायरिंग करी? पुलिस ने उस टाइम पे फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस किसकी है? ब्रिटिशर्स की चेली। उन लोगों ने भैया फायर करना शुरू कर दिया। लोग बाग गुस्से में आ गए, लोग बाग उन्हें पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी। जब पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, ये बात फैल गई, 22 पुलिसमैन मर गए, सब कुछ खराब हो गया। गांधी जी बहुत परेशान कि भैया मैंने तुमसे मना किया कि वायलेंस नहीं करना है, क्यों कर रहे हो बार बार वायलेंस? ऐसा करता हूँ मैं एनसीएम मूवमेंट ही स्टॉप कर देता हूँ। आजादी मिली? नहीं मिली अभी तक। क्या कुछ फायदा हुआ? जरा बहुत फायदा हुआ, बट गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का इंसिडेंट, बिकॉज वो वहां पे उसका नाम था चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, वहां पे लोगों ने आग लगा दी एंड इसलिए इस इंसिडेंट का यहाँ पे नाम पड़ गया चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922, जिसके बाद एनसीएम मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया। 1922 में ये हुआ। और जब हमने बात करी कि मूवमेंट यहाँ पर नहीं है और उन लोगों ने कहा था कि हम काउंसिल के इलेक्शन से पार्टिसिपेट करेंगे, तो कांग्रेस में कुछ ऐसे कहूंगी मैं, कुछ बुजुर्ग काइंड ऑफ लोग थे। उन्होंने कहा भैया हम तो अब काउंसिल के इलेक्शंस में जाएंगे, हम तो पार्टिसिपेट करेंगे भैया, हमें तो करना है भैया। तो उसमें दो काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं हमारे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी हैं, उनका नाम मोतीलाल नेहरू। उन दोनों ने मिलकर एक पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। 1923 में जो है ये फॉर्म करते हैं एंड ये जो दोनों हैं वो मिलकर स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन करते हैं। और फिर ये लोग जो है जाएंगे भैया ब्रिटिश के अंदर असेंबली में और वहां बैठकर भैया जो भी इलेक्शंस हुए हैं, जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं लॉज वगैरह का, उसमें यहाँ पर अपने पार्टिसिपेशन करेंगे।
तो पार्टी यहाँ पर फॉर्म हो गई, इसका नाम क्या रहा हमारी स्वराज पार्टी। अच्छा, अब देखो बात हुई 1923 की, 24 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, 25 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, 26 में नहीं हुआ, 27 की बात आ गई है। मैंने कहा था कि आप जरा वो वाला पॉइंट याद रखना कि 10 साल बाद जो है रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग बैठेगी, उस वाली उसको, तो वो मीटिंग जो है बैठती है 1927 में। इसका नाम होता है आपका साइमन कमीशन। क्या नाम होता है इसका? नाम होता है साइमन कमीशन। आप कहोगे मैम 10 साल बाद था, तो 1919 में 10 ऐड करेंगे तो 1929 ही तो आएगा, तो 2 साल पहले ही क्यों? कोई बात नहीं, वो मैथ्स कमजोर थी उन लोगों की, ठीक है। तो वो कहते हैं यहाँ पर 1927 में जो है साइमन कमीशन बैठती है, अभी तक ये ब्रिटेन में है, अभी यहाँ पर बात चल रही है। बेसिकली अभी ये वही वाले उसी काम के लिए आती है कि जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हो तुम लोग, या जो फंक्शनिंग जो हो रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर काम चल रहा है, उसको रिव्यू करने के लिए, उस एक्ट को रिव्यू करने के लिए यहाँ पे कमेटी आ रही है। बहुत बढ़िया वाली बात है। बट इस कमेटी के अंदर एक भी इंडिया का मेंबर नहीं था। मतलब तुम अभी भी अपनी ही हम पे थोप रहे हो। हमने कहा कि हमें तुम्हारा ही संविधान नहीं चाहिए, तुम कह रहे हो ठीक है, मतलब हमने जो भी यहाँ पर उस एक्ट में किया था उसको रिव्यू करने के लिए हम लोग लेकर आएंगे, अगर सही किया या गलत किया। अब जो तुम लोग लेकर आ रहे हो उन लोगों में कहीं पर भी इंडियन नहीं है, ब्रिटिशर ही ब्रिटिशर। बेसिकली इसके अंदर 7 मेंबर्स थे और 7 में से एक भी इंडिया का नहीं था, ब्रिटेन से लोग आए थे। 27 में जो है ये फॉर्म होती है, 28 में जो इंडिया आती है, इंडिया के आते ही नारे लग जाते हैं, नारे लगेंगे गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, वापस जाओ, भाड़ में जाओ। आए हो तो वहीं से लौट लो, जहां से आए हो वहीं पे लौट लो, क्योंकि हमें तुम्हारा नहीं चाहिए कोई भी पार्टिसिपेशन हमारे मूवमेंट के अंदर। जब इसमें एक भी इंडियन है ही नहीं, तो हमें अपना संविधान ना तो लिखवाना है, ना ही हमें जो तुमने किया है तुम्हारे चेंजेस को रिव्यू करने के लिए एक ऐसी कमेटी चाहिए जिसके अंदर इंडिया का है ही नहीं कोई बंदा, तो नहीं चाहिए हमें, उन्हें भगा दिया उसको। एंड कमेटी खत्म हो गई और इसके हेड थे सर जॉन साइमन। सर हटाओ, मैंने यहाँ पे सर क्यों लिख दिया? जॉन साइमन नहीं लिखना, हटाओ सर, ठीक है। लॉर्ड, मैंने लॉर्ड भी हटाया इनमें से, ठीक है। अच्छा, अब भैया वापस चले गए वो 1928 में। 1929 में आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है, प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लोगों के पास कर्जा बढ़े जा रहा है। बैंक ने सबको पैसा दे दिया तो उन लोगों के पास भी पैसा चला गया जो लोग उस पैसे को वापस ही नहीं कर सकते। पूरी कंट्री लॉस में चल रही है, ब्रिटेन पूरा लॉस में चल रहा है, यूएसए लॉस में चल रहा है, सब खराब चल रहा है। हर तरह की मार्केट जो है वो खराब हो रखी है। वेस्टर्न लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज के पास पैसा ही नहीं है। इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया के एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे। अगर उन लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, वो हमारा सामान क्यों खरीदेंगे? एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, एग्रीकल्चर के जो गुड्स है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? बढ़ जाएंगे। सप्लाई जो है वो कम हो रही है, प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे और जो फार्मर्स है वो पैसा दे नहीं पाएंगे। तो 1929 में अलग ही सीन चल गया, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। अब एक चीज यहाँ पर आती है कि 1929 के ही आसपास ये डोमिनियन स्टेटस जरा देने की हमें बात करेगी। ये क्या है डोमिनियन स्टेटस? ये क्या है? ब्रिटिशर्स ने एक और भीख दी, उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम ये संविधान वगैरह छोड़ो, पहले ऐसा करते हैं तुम लोग हम लोगों से डोमिनियन स्टेटस ले। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि अभी भी ब्रिटिशर्स ही तुम पे राज करेंगे, बस तुमको थोड़ी सी ऑटोनॉमी यानी कि पावर जो है थोड़ी बहुत तुमको हम दे देंगे अपना काम करने की, लेकिन राज अभी भी हम करेंगे तुम्हारे ऊपर। वी विल बी द ओनर। मम्मी ना चल, अब नहीं चाहिए हमें ऐसा कुछ, हमें तो अब चाहिए ही नहीं भैया, अब तो हमें ब्रिटिश के मोनार्क को अपने ऊपर समझना ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए। प्लस उन लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा ऐसा करो, अगर आप लोगों को फिर भी इतना ज्यादा संविधान वगैरह कुछ है तो ऐसा करो लंदन आओ, लंदन में हम रखते हैं भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। क्या रखते हैं? राउंड टेबल, सब गोल बैठकर सब बातें करेंगे आराम से, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके देश के लिए, क्या हो सकता है इंडिया के लिए। हम लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि हाँ ऐसा करेंगे तब कुछ नहीं। आपका कि आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं, आओ बात करते हैं, देखते हैं, बात विचार करते। अच्छा, आईएनसी ने प्रॉपर्टीज को इग्नोर कर दिया, कहा भट नहीं चाहिए तेरा डोमिनियन स्टेटस, अपने पास रख चल। अब इस टाइम पर भैया नेहरू जी बहुत जोश में थे। नेहरू जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर के सेशन में, आईएनसी का सेशन हुआ, उसमें कहा भैया अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी कि
कंप्लीट इंडिपेंडेंस, प्रॉपर रूप से हमें चाहिए आजादी। क्या चाहिए? आजादी चाहिए। उन्होंने कहा भैया अब तो हमें ये चाहिए, अब हमें डोमिनेंस स्टेटस, तुम्हारी भीख, तुम्हारी ऑटोनॉमी हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए प्रॉपर स्वराज। हम लोग खुद राज कर लेंगे, तुम लोग यहाँ से निकलो, चलो बोरिया में बिस्तर बांधो और भागो यहाँ से। ये वो ब्रिटिशर्स है, वो जिद्दी है, वो कहाँ भाग रहे हैं इतनी आसानी से। तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल। अब क्योंकि वो लोग वो उसको लेकर आए थे आप लोगों का, आपका दिसंबर के 1929 के सेशन में उसको लाए हैं। उन्होंने कहा था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को अपना भैया फुल इंडिपेंडेंस का दिन मनाएंगे, हम लोग अपना आजादी का दिन मनाएंगे, तुम लोग भागो यहाँ से, और हम 26 जनवरी को अपना ये दिन मनाएंगे पूर्ण स्वराज का 1930 में। अब नहीं मन पाया वो, ये कैंपेन पहुंच नहीं पाया, लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं करा, साथ नहीं दिया, और कुछ फायदा इसका नहीं हुआ, कंप्लीटली वो प्रॉपर रूप से इग्नोर हो गया 1929 का ये सेशन और हमारा प्लेज पूर्ण स्वराज की, जो कि 26 जनवरी 1930 की थी। जरा एक बात यहां से मुझे बताओगे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे कब आता है? वो आता है भैया 15 अगस्त 1947 में। 1947, वाह 1947, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, कोड मिक्सिंग कर रही हूं मैं। अच्छा, हम लोग का रिपब्लिक डे कब आता है? 26 जनवरी 1950। ये सही बोला मैंने, 1950, ठीक है, इस दिन आता है। 1950 1930 कुछ रिलेटेबल लग रहा है? लग तो रहा है मैडम, क्या है? देखो 26 जनवरी 1930 को जब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा भैया कि हम लोग इस दिन पूर्ण स्वराज मनाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। और हमारा जो संविधान था, आप लोगों को आई होप ये सब चीजें पता होंगी, हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी तो हो गया था। वो बन कब से रहा था? 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ था, ठीक है, और बनते बनते 26 नवंबर 1949 तक प्रॉपर बन भी गया था, अडॉप्ट हो गया। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको एनफोर्स नहीं किया था। यहां पर यह कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू की उस वाली प्लेज को याद रखते हुए, उस वाली डेट से रिलेट करते हुए हम अपने संविधान को 2 महीने बाद लागू करेंगे, दैट मीन 26 जनवरी 1950 को, और हम उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाएंगे। और इसलिए हम जो आज मनाते हैं अपना आजादी का दिन अलग और गणतंत्र का दिवस अलग। अच्छा, अब भैया गांधी जी कह रहे हैं बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बहुत तुम्हारे मैंने सुन लिया, तुम्हारी बहुत मान ली, सब हो लिया। अब मैं तुमको अल्टीमेटम देता हूं, मैं तुमको भैया 11 डिमांड दे रहा हूं। उस टाइम पे यहाँ का वॉइस रॉय था इरविन। वॉइस रॉय का मतलब क्या होता है? सिंपल सी भाषा में कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो यहाँ पर आके तो राज कर नहीं पाएंगे, अब जो किंग वगैरह हैं तो वो अलग अलग जो भी उनकी कॉलोनी होती है वो यहाँ पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ देते हैं कि भैया तुम लोग यहाँ पे राज करो, और उसी रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग बोलते हैं क्या? वॉइस रॉय। उन्होंने इसको छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये वॉइस रॉय, उसका नाम कौन था इस टाइम पे? इरविन। इरविन था। अब इरविन के आगे गांधी जी ने 11 डिमांड रखी, जिसके अंदर दो डिमांड आप लोग जरा याद रखना। बुक के अकॉर्डिंग एक डिमांड याद रखो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2 डिमांड याद रखो। भगत सिंह ने के बेसिकली उन्होंने कहा था गांधी जी ने कि मैं तुमको ये 11 डिमांड रख रहा हूं तुम्हारे सामने अपनी, अगर तुमने इन डिमांड को नहीं माना तो मैं अगले ही दिन से उन्होंने कहा था भैया 10 मार्च तक का उन्होंने इसको टाइम दिया था, 10-11 मार्च तक का। उन्होंने कहा अगर तुमने नहीं माना तो भैया मैं अपना सीडीएम मूवमेंट को लॉन्च कर दूंगा, यानी कि प्रॉपर रूप से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च हो जाएगा। इरविन ने कहा ठीक है भैया रखो 11 डिमांड। गांधी जी ने रखी, इरविन ने सुनी ही नहीं, इरविन ने मानी ही नहीं, इग्नोर कर दिया। अरे इग्नोर कर दिया, था क्या उन डिमांड में? 2 डिमांड याद रखना। पहली क्या थी? भगत सिंह का कम्यूटेशन करो। बेसिकली भगत सिंह को सजा दी गई थी इस टाइम पे डेथ की। भगत सिंह बहुत अच्छे हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर बेसिकली बॉम्ब फोड़ा था एक उसके घर में, ब्रिटिशर की उसके हाउस में, असेंबली में प्रॉपर, उसके लिए उनको ना डेथ सेंटेंस दी गई थी। गांधी जी ने कहा अपनी डिमांड में कि उनके डेथ सेंटेंस को कम्यूट करो और उनको ज्यादा करो, तुम लाइफ के लिए जेल में रखो बट उनको मारो मत, एक ये कहा था उसमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिमांड था जिसके ऊपर पूरा रिवोल्ट हो गया, दैट वाज सॉल्ट। कि जो नमक, देखो नमक एक ऐसी चीज है जो पानी के बाद इंसान नमक से ही जुड़ा रहता है। पानी के बाद जो हर एक इंसान, गरीब से अमीर इंसान, अमीर से गरीब इंसान कंज्यूम करता है वो है नमक। चीनी तब भी कुछ लोग छोड़ दे बट नमक कोई नहीं छोड़ सकता, जाहिर। उन्होंने कहा नमक एक ऐसी चीज जो सबको बांध के रखती है, तो नमक की जो प्रोडक्शन की जो मोनोपॉली है, यानी कि उसको बनाने की जो इकलौती पावर से तुम्हारे पास है ब्रिटिशर्स, तुम्हारे पास, इसको हटाओ, ये मोनोपॉली हटा दो। उन्होंने कहा हट, नहीं सुनेंगे।
उन्होंने गांधी जी की सुनी, इग्नोर कर दिया और गांधी जी ने भैया 12 मार्च से ही लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब एक चीज ना यहाँ पे जान लो कि एनसीएम में और सीडीएम में डिफरेंस क्या है। भैया एनसीएम में गांधी जी ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तुम्हारे बनाए लॉस को मानेंगे नहीं, ये कहा था। अब सीडीएम में ये तो था ही कि मानेंगे नहीं तुम्हारे लॉस, पर साथ साथ ये भी था कि उन लॉस को तोड़ेंगे। मानेंगे तो है ही नहीं, लेकिन जो भी लॉ तुमने बना रखे हम उनको पीसफुली तोड़ देंगे। अच्छा जी, तोड़ देंगे, ठीक है जी। और तोड़ते हुए उन्होंने सबसे जो फर्स्ट लॉ तोड़ा वो था उनका सॉल्ट लॉ। उन्होंने क्या कहा, दांडी मार्च, जैसे हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, वो चलते हैं बेसिकली गांधी जी। गांधी जी के साथ साथ उनके 78 वॉलंटियर्स जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनको फॉलो करने वाले हैं, वो सब उनके साथ साथ चलते हैं। 240 माइल ये लोग चलते हैं, 10 दिन में रास्ता कवर करते हैं। कहां से कहां तक का? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के कोस्ट का। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के कोस्ट तक ये लोग जाते हैं, तट तक ये लोग जाते हैं और तट पर पहुंचते हैं 5 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को ये लॉ तोड़ देते हैं। गांधी जी जाते हैं, पानी लेते हैं, पानी उबालते हैं, बॉईल हुआ पानी, नमक वहां से प्रोड्यूस हो गया। ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया। कहा अच्छा आपने हमारा लॉ तोड़ दिया, ठीक है बेटा, लो तुम जेल में जाओ। गांधी जी भैया जेल में पहुंच जाते हैं। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी जेल में पहुंच जाते। इरविन आता है मटकता मटकता, ठीक है भैया अब तुम जेल में तो आई गए हो। 1931 की बात करते हैं जरा। 5 मार्च हो चुका है, अब गांधी जी के पास आता है और आके बोलता है, ऐसा करते हैं पैक्ट साइन करते हैं। और क्या पैक्ट साइन करेंगे? पैक्ट का मतलब एग्रीमेंट साइन करता है, जैसे हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ये साइन करते हैं। और क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग, तुम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आओ। तुम जो है इससे पहले वाली कॉन्फ्रेंस हुई तुम उसमें आई नहीं, तुम इसमें आओ। क्योंकि आप याद करो कि डोमिनल स्टेटस देते हुए उन लोगों ने कहा था कि तुम वो आरटीसी को, आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जरा समझ जाना, बहुत लंबा नाम लेना पड़ रहा है, तुम आरटीसी में आओ। हम लोगों ने इग्नोर किया था। अब वो कह रहे हैं भैया तुम आरटीसी में आओ तो सही, हम संविधान की बात कर तो रहे, तुम आरटीसी में आओ तो सही, बातचीत कर दे। गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, और तुम ऐसा करो कि जो तुमने मेरे लोगों को पकड़कर जेल में डाला है ना, उस लॉ को तोड़ने के बाद जो मेरे साथ के थे उन सबको जरा छोड़ दो। जो उनको तुम मार रहे थे, जो उनको तुम बार बार जेल में डाल रहे हो, वो सब बंद कर दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एंड हेंस यहाँ पे साइन हुआ गांधी इरविन एक्ट। इनकी चली बात खत्म। अच्छा जी, अब गांधी जी जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी जाएंगे बेटा आपकी सेकंड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। किसमें? सेकंड वाली कॉन्फ्रेंस में। इससे पहले जो फर्स्ट वाली, बेसिकली 3 कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट वाली हुई, सेकंड में जो है गांधी जी जाएंगे आईएनसी के बिहाफ पे, और फिर थर्ड वाली होगी, इसमें भी गांधी जी नहीं जाएंगे। तो गांधी जी जो है सिर्फ एक में गए थे। बाकी इन तीनों में ही एक तो आपके अंबेडकर जी गए थे, बी.आर. अंबेडकर हमारे, और एक हमारी जो है मुस्लिम लीग थी वो गई थी। बट गांधी जी जो है कांग्रेस के बिहाफ पे सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली में गए थे। चले गए वो लंदन, पहुंच गए आरटीसी। अब वहां जाके कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई उनकी ढंग से सुन ही नहीं रहा। अंबेडकर के सुन रहे हैं या तो, या मुस्लिम लीग के सुन रहे हैं, या बाकी सबके सुन रहे हैं, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो मेरा टाइम वेस्ट करा दिया इन लोगों ने आकर। और एक्चुअल में उन लोगों का मोटिव सिर्फ और सिर्फ टाइम को वेस्ट कराना ही था। क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक चीज बोल रही हूँ, याद रखना आगे काम आएगा, कि राउंड टेबल, इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेकंड वाली में यहां पर बी.आर. अंबेडकर ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट। बस ये वर्ड अभी याद रखना, बाकी आगे समझाऊंगी कि इसी में उन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट। और भैया गांधी जी मना कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अंबेडकर कह रहे होगा होगा, गांधी जी मना कर रहे हैं नहीं होगा। सो गांधी जी और अंबेडकर कभी आपस में बनते ही नहीं थे। इनके जो बेसिस थे वो बहुत अलग अलग थे। भैया उनको दिख गया ब्रिटिशर्स को है बेटा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ भी चल जाएगी, वो डलवाऊंगा तुम लोगों में, और डलवाएगा भी वो बात। तो होगा ऐसा, अभी कब होगा बताऊंगे। नहीं हुआ। गांधी जी कहते हैं भैया इन आर्टिस्ट ने बुलाकर तुम लोगों ने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। गांधी जी वापस इंडिया आते हैं, और जब वो इंडिया आते हैं वो देखते हैं भैया जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान, कई सारे लोग, सब कुछ जेल में डल गया दोबारा, सबको दोबारा जेल में डाल दिया। इवन कांग्रेस को तो इलीगल ही डिक्लेयर कर दिया। अरे भैया ये सब यहाँ पे काम चल रहा है। गांधी जी समझ गए भैया धोखा हुआ है मेरे साथ। तो जब उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था ना, तब उन्होंने सीडीएम मूवमेंट को जाने से पहले खत्म कर दिया था। आजादी तब भी नहीं मिली थी, पर सीडीएम मूवमेंट को स्टॉप कर दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो आए हैं वहां से, अब आकर देख रहे हैं भैया तुम लोगों ने धोखा करा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं लॉन्च करूंगा सीडीएम पार्ट 2। जरा एक बार सोचो, क्या सीडीएम पार्ट 2 में कोई इंसान आ पाएगा? तुमने रॉलेट एक्ट का करा,
लोग बाग आए, कुछ फायदा नहीं हुआ। एनसीएम का मूवमेंट हुआ, लोग बाग आए, पिट गए, जेल चले गए, कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने सीडीएम लॉन्च करा, लोग बाग आए, सब जेल चले गए, आजादी फिर भी नहीं मिली। तो सीडीएम पार्ट 2 में आने का इंटरेस्ट बचेगा? नहीं बचेगा। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि सीडीएम के जो, जिस तरह हमने पढ़ा था कि एनसीएम के अलग अलग नोशंस थे, सेम ऐसे ही सीडीएम के अलग अलग नोशंस रहे। यानी कि हर एक कम्युनिटी ने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए उसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। अब सबके क्या क्या इंटरेस्ट थे? अब देखो, इसमें दो क्लास बनेंगी बेसिकली आपकी। एक बनेंगी आपकी पीजेंट क्लास और एक आपकी बनेगी जो वर्किंग क्लास है, यानी कि बिजनेस क्लास और बिजनेस में काम करने वाले, और एक जो आपकी वुमेन तो भैया रहेंगे अलग। अब बहुत सिंपल है यहाँ पे, ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है या बड़ा नहीं है एनसीएम जैसा। पहली चीज, सीडीएम में काफी लिमिटेशंस रही, जिसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। अभी पहले यहाँ पढ़ते हैं कि आखिर अलग अलग लोगों ने इस सीडीएम मूवमेंट को अपने अपने फायदे के लिए कैसे समझा। जैसे पीजेंट ने समझा था एनसीएम को उधर कि अपने टैक्सेस को कम कराने के लिए, रेवेन्यू को कम कराने के लिए। ट्राइबल्स के लिए था अपने अधिकारों के लिए, वर्कर्स के लिए था वहां से दूर जाने के लिए, फ्रीली मूव आउट करने के लिए। सेम ऐसे सीडीएम किसके लिए क्या क्या था? देखो, जो अमीर पीजेंट थे, जो रिच पीजेंट्स थे, जैसे कि मान लो यूपी के हो गए, है ना, जाट हो गए, पट्टीदार हो गए, गुजरात के, वो सब लोग थे। उन लोगों ने कहा भैया कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं, ये लोग हमसे बहुत हाई रेवेन्यू चार्ज करते हैं, हम लोगों को वो रेवेन्यू नहीं देना है, तो तुम उन रेवेन्यू को कम करो, हमारा मूवमेंट तो उसके लिए रहेगा। अच्छा जी, जो पुअर पीजेंट है, जो गरीब किसान है, अब या तो उसके पास लैंड है ही नहीं, वो लैंडलेस है, तो वो इन लोगों के यहाँ पे काम करते हैं, तो वो इनको बेगार करवाते। उन्होंने कहा भैया हमें वो नहीं करना। और अगर वो उनके पास थोड़ा बहुत है भी लैंड, तो वो उन जो लैंडलेस है बेसिकली, अगर वो किसी और के फार्म पे अपने खेती बाड़ी करते हैं, तो या तो वो रेंट पे करते हैं काम, और ये लोग उनसे जो है बहुत बड़ा बड़ा रेंट लेते हैं, जो अमीर पीजेंट है। पुअर वालों का जो बेसिकली मूवमेंट था, वो इन रिच के अगेंस्ट था। रिच का जो मूवमेंट था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, ये चल रहा था। किसी की लड़ाई देश की आजादी के लिए नहीं है, इन लोगों की लड़ाई है अपने अपने पर्पस के लिए, ठीक है। जो बिजनेस क्लास वाले लोग हैं, जो अमीर पार्टी है, पैसे वाले लोग हैं, जीडी बिरला है, पुरुषोत्तम दास है, ये सब लोग हैं, इन लोगों ने कहा भैया कि जो ब्रिटेन से आने वाला गुड है, जो क्लोथ इतना आ रहा है ना, सब सामान आ रहा है वहां से, उससे हमारा घर नहीं चल पा रहा है, उससे हमारा पैसा कम हो रहा है, तो जरा इम्पोर्ट को कम करो, ये खत्म करवाओ। उनका रिवोल्ट इसके लिए था अलग। अच्छा, उन लोगों ने उस टाइम पे उसके लिए फिक्की भी लॉन्च किया था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वो लोग लेकर आए थे, विच वाज कॉल्ड फिक्की। 27 में उन्होंने लॉन्च किया, ये भी आया। अब जो इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाली क्लास थी, उनका था बिजनेसमैन के लिए, ये लोग हमसे जो है बहुत काम कराते हैं, वर्किंग कंडीशन बहुत बेकार रहती है, वेजेस जो है बहुत कम देते हैं, उनका रिवोल्ट इसके लिए था। बेसिकली सबका जो रिवोल्ट है वो अलग अलग पर्पस के लिए। और वुमेन का यहाँ पर किसके लिए था? अच्छा एक सेकेंड, ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं आना था, ये पॉइंट आगे आएगा कि वुमेन का यहाँ पर क्या रहा और क्या नहीं रहा। अच्छा, अब यानी कि सबने यहाँ पर इस चीज के लिए यहाँ पर करा। अब यहाँ बात करूंगी यहाँ पे मैं लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम की, कि आखिर सीडीएम की लिमिटेशंस क्या रही। देखो, एनसीएम में सबने पार्टिसिपेट किया, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें दलित भी, सब कुछ थे। लेकिन इस बार मुस्लिम्स ने उतना पार्टिसिपेशन नहीं किया। पहली चीज तो उनका कोई कॉज नहीं था, एनसीएम में उनका कॉज था खलीफा का, पर इसमें उनका कोई भी कॉज नहीं था, तो पार्टिसिपेट क्यों करते। और दूसरी बात, मुस्लिम्स को यह दिख रहा था कि जो वो तो आपको पता है मुस्लिम की मुस्लिम लीग थी अलग, ठीक है, और यहाँ पे जो हिंदूज थे उनके लिए आईएनसी था, और आपकी जो है हिंदू महासभा थी। उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस वाले इस बार हिंदूज के साथ ज्यादा घुल मिल रहे हैं, तो मुस्लिम्स ने खुद ही जरा बैकवर्ड हो गए थे, बोलो हट गए वो। अच्छा, दूसरे दलित ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं करा था। दलित यानी कि जो आपके जो आज के टाइम पे एससी एसटी है, उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा। उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो कांग्रेस वाले हैं, ये पहली बात तो अपर कास्ट के साथ ही ना तो हमारी ये लोग सुन रहे हैं और ना ही ये लोग हमारी बात को ही मान रहे हैं, तो वो लोग पहले ही साइड हो गए, नहीं करा उन्होंने कुछ भी। कहते हैं इसी टाइम पर बी आर अम्बेडकर ने लॉन्च किया था अपना डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की, यानी कि अपने डिप्रेस क्लासेस के लिए, अपने एससी वालों, अपने एससी कैटेगरी के लिए एक एसोसिएशन लॉन्च करी थी 1930 में, उन लोगों के लिए काम करने के। अच्छा, वर्किंग क्लास भी यहाँ पे काफी दूर रही थी, जैसे मैंने बताया था अभी कि वर्किंग क्लास का भी कॉज ये था कि भैया ये लोग बिजनेस वालों के सुनने वाले हैं, हमारी कहाँ सुन रहे हैं। पुअर पीजेंट यहाँ पे दूर रहे कि ये लोग रिच पीजेंट की सुनेंगे, हमारी कहाँ सुन रहे हैं। बेसिकली इस टाइम पे जो आईएनसी था वो भी काफी ना ऐसे सिलेक्टेड हो गया था, सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों की सुन रहे थे वो लोग, हिंदूज की सुन रहे थे, प्लस बड़े लोगों के सुन रहे थे। तो जो नॉर्मल लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उन लोगों ने खुद को जरा सा दूर कर लिया उस चीज से।
अच्छा, अब यहाँ पे पर याद करो, मैंने अभी कहा था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट। व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट, जरा एक बार याद करना, ये समझना। अभी जो हमारी वोटिंग होती है वो कैसे होती है, या बेसिकली जो वोटिंग होती है कैसे होती है कि सब लोग मिलकर एक पर्सन को वोट करते हैं, ऐसे था, चाहे उसमें जनरल की हो, चाहे उसमें एससी की हो, चाहे एसटी की हो, कुछ भी हो। अब ये आपका, इसे हम बोलते हैं बच्चा आपका जनरल इलेक्टोरेट, कि नॉर्मल यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगी सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका मतलब होता है कि जो एससी के सारे कैंडिडेट्स हैं वो सब मिलकर एक एससी के पर्सन को वोट करेंगे, जो जनरल के सारे कैंडिडेट्स हैं वो सब मिलकर एक जनरल के कैंडिडेट को वोट करेंगे, यानी कि एससी वालों का वोट यहाँ पे अलग रहेगा और वो वोट जो है सिर्फ और सिर्फ एक एससी कैंडिडेट को जाएगा। इसे कहा गया सेपरेट रूप से इलेक्शन होना, इलेक्टोरेट होना। इसकी डिमांड करी थी और गांधी जी ने मना किया था। उसको दिख गया ब्रिटिशर्स को, फूट डलवाऊंगा, मजा आएगा, और डलवा दी। उन्होंने कहा ठीक है, जब हम ब्रिटिशर्स ने कहा हम तुमको देते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा तो बेटा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज हमारी कंट्री रिलीजन के बेस पर डिवाइड होने वाली है, कल को हमारी कंट्री क्लासेस कास्ट के बेस पर डिवाइड हो जाएगी, भाई नहीं करना मुझे ऐसा। और गांधी जी चले गए स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं जब तक अम्बेडकर जी मानेंगे नहीं कि ये लॉ पास नहीं होगा, हमें नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। अम्बेडकर कहते हैं अरे यार भाई मेरे को चाहिए, वो कहते हैं नहीं दूंगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तुम समझ नहीं पा रहे हो इनकी चाल, ये हमारे देश को और डिवाइड करना चाह रहे हैं। अम्बेडकर बाद में समझ गए और समझ कर वो पहुंचते हैं गांधी जी के पास और वहां जाके एक पैक्ट साइन करते हैं 1932 में, विच इज कॉल्ड पूना पैक्ट। इसमें अम्बेडकर ये बात मान जाते हैं कि हाँ कह तो आप सही रहे हो, ये लोग बदतमीज डिवाइड कर रहे हैं हमें, ऐसा करते हैं हम लोग उनका बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट होने की बजाय हम लोग कहते हैं रिजर्वेशन की बात जरा कर लेते हैं कि दोनों ही काउंसिल के इलेक्शंस में, चाहे प्रोविंसेस के लेवल पर हो यानी कि स्टेट लेवल पे और चाहे नेशनल लेवल पर हो, हमको चाहिए भैया रिजर्वेशन। गांधी जी ने कहा बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सेपरेट नहीं करेंगे। एंड दैट वाज कॉल्ड बच्चा आपका पूना पैक्ट ऑफ 1932। अच्छा, इस टाइम पे मुस्लिम लीग अलग जोश में चल रही है, तुम लोग अपनी अपनी कर रहे हो, मैं अपनी अपनी कहूंगा, मैं तो कह के रहूंगा। तो 1906 में आती है मुस्लिम लीग जो फॉर्म हुई थी, और वहां पे अब इस टाइम पे वो लोग डिमांड रख रहे हैं कि जब हर जगह रिजर्वेशन रिजर्वेशन चल रहा है तो हम रिजर्वेशन मांगेंगे, हम तुमसे कहेंगे कि जिस भी रीजन में, प्रोविंसेस में मुस्लिम ज्यादा है ना, वहां पे हमको उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन चाहिए, यानी कि अगर 50% मुस्लिम है 50% रिजर्वेशन हमको दो। गांधी जी ने कहा पागल हो गए हो, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा ये इतना, तुम रिजर्वेशन लो बट इतना मत लो ना, बहुत ज्यादा मांग रहे हो। अली जिन्ना ने कहा ना भैया हम तो लेंगे, गांधी जी ने कर दिया मना, उनकी बात सुनी ही नहीं। एंड वहां से हिंदू मुस्लिम जो है भैया अलग हो गए, भाई भाई नहीं रहे, अलग होना जो है शुरू हो गया। अब बच्चा हम लोग आ चुके हैं आपके चैप्टर के लास्ट पॉइंट विच वाज कॉल्ड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब देखो जब आपको यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया कि पूरा पैक्ट यहाँ पे साइन होता है, फिर यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे छिड़ने वाला है, उसमें यहाँ पर ये लोग फिर कह रहे हैं ब्रिटिशर्स कि हमारा जो है साथ दो, हमारा जो है साथ दो, हमारे जो है साथ आ जाओ। हम लोगों ने मना कर दी, ना भैया इस बार साथ सूत कुछ नहीं आएंगे हम लोग, पहले तुम लोग ये कहो कि हाँ जी तुम लोग हम लोगों को क्या दोगे, संविधान दोगे, आजादी हमें दोगे, हम नहीं मानने वाले तुम्हारी इस चीज पे, हमें तो अब चाहिए। उन्होंने कहा अरे यार ठीक है भाई दे देंगे, रुको पहले वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दे लो। उन्होंने कहा ना भैया तुम लोगों ने पहले भी ऐसे किया था, अरे ठीक है भैया कोई बात नहीं। अब वो लोग वॉर हारे जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं इंडियंस के पास आने की, दोबारा हम लोगों का साथ दे दे। और उन लोगों ने फाइनली ये कहा था 1945 के अराउंड की ठीक है भैया वॉर में साथ दे दो, हम तुम लोगों को संविधान बनाकर दे देंगे भैया दे देंगे। ये बात उन्होंने कही थी यहाँ पर। अब जब ये चीज कह दी भैया मजे आ गए हमारे, तो उन्होंने कहा ठीक है जी। और उसके बाद ही हालांकि कोई फायदा हुआ नहीं था, हम लोग कुछ टाइम पहले जस्ट पहुंचे थे उसमें, एंड तब तक ब्रिटेन वाले ऑलरेडी हार चुके थे, तो कोई खास मतलब उस चीज से पड़ा नहीं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे अब हम धीरे धीरे करके आप देखोगे आगे क्रिप्स मिशन आएगा, माउंट बेटन आएगा अपना प्लान लेकर इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने का। जब उन लोगों को रियलाइज हो गया ना कि अब तो ये लोग मानेंगे ही नहीं, इनको भीख देने से ये लोग नहीं मान रहे, अब इनको प्रॉपर चाहिए आजादी, तब उन लोगों ने आजादी हमें दे दी। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट पॉइंट में समझ रहे हैं जरा कि आखिर हमारे देश के लोगों के मन में ये नेशन की भावना, नेशन की जो फीलिंग थी आई कैसे इस टाइम पर। 4 चीजें यहाँ पर हुई। पहली चीज, सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं 2 नाम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आपको दिख रहे हैं अबिंद्रनाथ टैगोर, और आपको यहाँ पर ये दिख रही है भारत माता की पेंटिंग।
बहुत बार पढ़ा है आपने बुक में, लेकिन जो पॉइंट मैं बता रही हूँ जरा ध्यान से इस पॉइंट को आप लोग सुनना। हाँ जी, अब देखो कहते हैं कि जो मदरहुड का इस टाइम पे यहाँ पे आइडिया डेवलप होता है, यानी कि नेशन की भावना यहाँ पे आती है, मदरहुड के यहाँ पे जो आइडिया यहाँ पे डेवलप होता है। कहते हैं यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, उनके दिमाग में उस टाइम आया भैया जब आजादी है, आजाद हो चुके हैं, आजाद होने वाले हैं, उस टाइम में हो जाएंगे, एक मदरलैंड का, मित्र मातृभूमि का आइडिया उनके माइंड में आया। उन्होंने सोचा कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूंगा एक मातृभूमि के उससे। उन्होंने एक पेंटिंग आप जस्ट इमेजिन करी, बस उनका इतना ही काम था। क्या करा उन्होंने, और उन्होंने अपनी एक नॉवल थी जिसका नाम था आनंद मठ, उन्होंने उस नॉवल में वंदे मातरम लिखा। जिस वंदे मातरम को जब भी लोग बाग लड़ाई लड़ने जाते थे तो वो लोग इस गाने को गाते थे, वंदे मातरम जो आजकल आपको पता है हमारा। और जब हम लोग आजाद हो गए तो हमने इसी गाने को, वंदे मातरम को, हमने अपने नेशनल सॉन्ग जो है वो बना लिया। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी कुछ टाइम बाद आते हैं, वो कहते हैं भारत माता, वो इस मातृभूमि को एक पेंटिंग का रूप देते, और इस तरीके से हमारी पहली पेंटिंग, पहली बार जो है भारत माता की ये जो पिक्चर थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पेंट करी थी, ये पिक्चर निकल कर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। आप देखो इसमें भारत माता को एक बहुत काम रूप से, एक स्पिरिचुअल रूप से और बहुत ही शांति से खड़ी हुई ये रूप से दिखा रखा है। इसमें देखो इनके 4 हाथ हैं और चारों हाथों में 4 अलग अलग चीजें। इस हाथ में उनके पास है व्हाइट कपड़ा जो दिखाता है कि हम लोग सफाई कर सकते हैं, औरतें। इस हाथ में उनके पास है यहाँ पे माला कि हम लोग स्पिरिचुअल हैं। इस हाथ में उनके पास है बुक, क्या है ये, बुक, यानी कि हम लोग पढ़ सकते हैं। इस हाथ में उनके पास है चावल का भान जिसे हम बोलते हैं, यानी कि हम लोग खेती बाड़ी करके पैसा भी कमा सकते हैं, यानी कि हम वुमेन हैं, हम सब काम कर सकते हैं। आज के समय का ऐसा नहीं कि वुमेन, हाँ नहीं, वुमेन, वुमेन, ठीक है, वो वाली चीज थी उस टाइम पे। ये हुआ, उन्होंने क्या कहा भैया, यहाँ पे वंदे मातरम नाम का नेशनल सॉन्ग है, तो लोगों के मन में फीलिंग जागी, भारत माता यानी कि मातृभूमि, पितृभूमि, प्रेम यहाँ पे जागा, तो लोगों के मन में फीलिंग जागी। जब लोगों को ये बताया गया कि जो ये ब्रिटिशर्स हम लोगों को इतिहास बता रहे हैं ना, ऐसा रहा इंडियंस का, कोई आर्ट नहीं रहा, कोई आर्किटेक्चर नहीं रहा, कोई लिटरेचर नहीं रहा, तुम लोग बैकवर्ड हो, तुम लोग एडवांस नहीं हो, ऐसे वैसे एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम लोग बहुत आगे रहे, हम लोग बहुत ऊपर रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं हो हमारे आगे, ये बताया गया। तो लोगों को, इंडियंस को अपने इतिहास से अवेयर कराया गया, अब लोगों को समझ में आया। ऑल्सो यहाँ पे हम बात करेंगे उस टाइम पे नेशनल फ्लैग आता, आप लोगों को दिख रहा है इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये आपका 1906 का नेशनल फ्लैग है। फिर यहाँ पर ऐसा हुआ फ्लैग, ये लाल की जगह यहाँ पे ऑरेंज कलर आता है हमारे पास। पहले यहाँ पर देखो जो ये ग्रीन कलर है ना, ये वाला, ये हमारा था आपका स्वदेशी फ्लैग जो 1906 का था। इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा है ग्रीन कलर है, बेसिकली जो कहते थे उस टाइम पे कि मुस्लिम को दर्शा रहा है। ये यहाँ पर देखो मून में है, यहाँ पर जो मुस्लिम को दर्शाने वाला, और यहाँ पर ये है जो हमारे हिंदुओं को दर्शा रहा है। 8 लोटस है इसमें, ये यहाँ पर था इस वाले फ्लैग में, ये चेंज हुआ, फिर ये बना, फिर ये वाला आया जिसमें चरखा आया गांधी जी का। फिर यहाँ पर ये आया बिकॉज हम लोग उस टाइम पे ब्रिटिशर्स से काफी अंडर हो चुके थे, तो ब्रिटिशर्स ने अपना भी ऐड कर दिया हमारे अंदर, जो बेसिकली एक उनका वो था ना फ्लैग, तो अपना भी उन लोगों ने यहाँ पर हमारे अंदर ऐड कर दिया था। बाद में जो है फिर ये वाला आता है जिसके हम बात कर रहे हैं, आपका ये स्वराज फ्लैग ऑफ 1921, जो कि ये था जिसके अंदर रेड कलर को हटाकर यहाँ पे जो है सैफरॉन कलर रखा गया। और यहाँ पे इस ग्रीन का मतलब क्या था, बेसिकली हम कहते हैं कि लैंड हमारा आबाद रहे, फर्टिलिटी रहे, यहाँ पर शांति रहे, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर। यहाँ पे चरखा डाला गया बिकॉज चरखा विच शोज सेल्फ डिफाइंस, कि हम अपना काम खुद से कर सकते हैं, हम खुद से हेल्प कर सकते हैं अपनी, ये यहाँ पर रखा गया। एंड फिर जो आज का टाइम जो है ये 1900 बेसिकली आता है, जितने मुझे याद है 22 जून के अराउंड जो है आता है ये 1947 को, जब हम लोग आजाद होने वाले थे उस टाइम पर ये फ्लैग आया था। और कहते हैं कि ये फ्लैग बंगाली वेंकैया जी ने डिजाइन करा था, जिसे हम बोलते हैं आपका ट्राई कलर, ये जो है हमारा आता है। आज इस तरीके से हमारा जो देश था वो आजाद हुआ, हमारे अंदर लोगों के मन में नेशन की भावना आती है एंड हमारा देश आजाद हो जाता है। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना है। ये वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्प करेगी एग्जाम पर्सपेक्टिव में, बहुत कुछ हेल्प करेगा आपका यहाँ पर। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप को में आपको मिल जाएगा, वो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मेरा इंस्टा का हैंडल है, चाहे तो आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।